तो ये बताएं कि BHRT क्या है? BHRT बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर आप किसी ट्रेडिशनल गायनकोलॉजिस्ट के पास जाएं, औरत जब पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में जाती है, उसकी माहवारी ख़राब होती है ना 40s में जाके कहती है मुझे हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, डिसमिस करके कह देते हैं कि बस ठीक है, गज़ाएँ लो, चिया सीड, फ्लैक्स सीड लो, मोरिंगा पाउडर ले लें और इस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करें, स्लीप अच्छी करें, स्ट्रेस मैनेज करें, घर भेज देते हैं। और फिर अगर वो औरत कहे नहीं जी मुझे हार्मोन्स दे दें क्योंकि हार्मोन्स इज़ अ ट्रीटमेंट, तो वो कहते हैं जी उससे तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है या उसे क्लॉट्स हो जाते हैं, तो हम आपको हार्मोन्स नहीं देंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हार्मोनल हेल्थ की, जो हर औरत को जो कुर्रे अर्ज में पैदा हुई है उसको इस प्रोसेस में से गुजरना है। ये जो एग्स हैं ये तो अब मतलब मिड 30s में भी आई हैव हर्ड टॉकिंग टू डॉक्टर्स कि ये कम हो गए। सबके कम होने हैं विद एज। जो काम आपको 50 साल में जाके आपके अंडे ख़त्म होने थे और मेनोपॉज होना था, वो आपको 40 से पहले हो जाएगा। आपको अंडे तो वापस नहीं दे सकते, एक दफ़ा अंडे ख़त्म, दे आर डन। अगर कोई बहुत पैसे देकर आपको कह रहा है जी हम आपको प्रेग्नेंट कर देंगे, तो आपको सुहाने ख्वाब दिखा रहा है। तो शादियाँ इस वजह से भी ब्रेक हो जाती हैं कि भाई बच्चा नहीं पैदा हुआ। तो यानी कि हार्मोन्स जो हैं वो इतने इम्पोर्टेंट इट्स अ हैं कि फाउंडेशन। हम आदमी नहीं हैं, आदमी बहुत डिफरेंट होते हैं। आदमियों के जो हार्मोन्स होते हैं वो एज के साथ नीचे जाते हैं, लेकिन उनको पॉज नहीं होता। जिन आदमियों का टेस्टोस्टेरोन कम होता है उनका ख़तरा ऑफ हार्ट डिजीज़ विद इन फर्स्ट 5 years बहुत ज़्यादा हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ हेल्थ केयर न्यूज़। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शबाना मुफ्ती, जो कि पाकिस्तान की ओनली BHRT स्पेशलिस्ट हैं। जी वेलकम टू आवर शो। तो ये बताएं कि BHRT क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BHRT बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ओके। अच्छा, अब बायोरेंटिकल जो होते हैं वो सिंथेटिक हार्मोन्स नहीं होते। और अगर आप किसी ट्रेडिशनल गायनकोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो औरत जब पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में जाती है, उसकी माहवारी ख़राब होती है ना 40s में जाके उसको पीरियड इरेगुलर आते हैं, उसको सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं, वो जाके कहती है मुझे हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, सो हेल्प मी आउट। तो पेशेंट को वो कह देते हैं जी ये तो नॉर्मल है, आप जो है ये बुढ़ापे की एक स्टेज होती है, फेज़ है, सब ख़वातीन को इसमें से गुजरना है। इसको माहवारी ख़राब हो रही है, कोई नहीं, दादी नानी को भी हुआ था, सबको होना है। तो इस वजह से जो है उसको डिसमिस कर देते हैं और डिसमिस करके कह देते हैं कि बस ठीक है, गज़ाएँ लो, चिया सीड, फ्लैक्स सीड लो, मोरिंगा पाउडर ले लें और इस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करें, स्लीप अच्छी करें, स्ट्रेस मैनेज करें, घर भेज देते हैं। और फिर अगर वो औरत कहे नहीं जी मुझे हार्मोन्स दे दें क्योंकि हार्मोन्स इज़ अ ट्रीटमेंट, तो वो कहते हैं जी उससे तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है या उसे क्लॉट्स हो जाते हैं, तो हम आपको हार्मोन्स नहीं देंगे। तो हार्मोन्स जो है वो जिन हार्मोन्स की बात कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, दैट इज़ सिंथेटिक हार्मोन्स, जो कि बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स होते हैं जो सिंथेटिकली बनाए गए होते हैं, तो उससे वाकई ही ये इश्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन जो बायो आइडेंटिकल होता है, जिसे यूके में बॉडी आइडेंटिकल, यूएसए में बायो आइडेंटिकल कहते हैं, वो वाला हार्मोन होता है जो आपका जवानी में आपकी ओवरी बना रही है, जो अल्लाह आपके अंदर बनाया है। आपकी ओवरी होती है, उसके अंदर एग्स होते हैं, एग से औरत फर्टाइल होती है, बच्चा पैदा करने की सलाहियत आती है उसके अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम आपके हार्मोन्स पैदा हो रहे होते हैं। तो जब एग्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते हैं तो बच्चा पैदा करने की सलाहियत नीचे जाती है, विच इज़ एक्सेप्टेबल क्योंकि एक एज के बाद आप अपनी फैमिली बना चुके होते हैं, बट एट द सेम टाइम हार्मोन्स नीचे जा रहे हैं। तो जो हार्मोन्स होते हैं वो तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे ना, वो आपके जिस्म को इन्फ्लेमेशन से बचा रहे थे, वो आपके हार्ट को हार्ट डिजीज़ से बचा रहे थे, वो आपके ब्रेन को अल्जाइमर डिजीज़ से बचा रहे थे, वो आपकी हड्डियों को ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोपोरोसिस और बोन के फ्रैक्चर से बचा रहे थे। जब इस किस्म की प्रोटेक्शन ख़त्म हो गई एक बढ़ती एज के साथ और इन्फ्लेमेशन आ गई, तो पेरीमेनोपॉज में ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि एग्स का रिजर्व ख़त्म होता है और एग्स हार्मोन्स बना रहे थे। तो अब अगर आपने उनको ट्रीटमेंट ना दिया, तो ये जो इन्फ्लेमेशन 40s में स्टार्ट होती है औरत की, वो जाके 50s 60s 60s 70s में इन द फॉर्म ऑफ क्रॉनिक इलनेस आती है। तो अगर आप उनको 40s में इस चीज़ को ट्रीटमेंट नहीं देते और सिर्फ उसको डिसमिस कर देते हैं ये कह के कि नहीं तो हार्मोन्स कैंसर कर देते हैं, द डॉक्टर्स आर कंफ्यूज्ड बिटवीन सिंथेटिक हार्मोन्स देन नेचुरल हार्मोन्स। नेचुरल हार्मोन्स जो बायोआइडेंटिकल होते हैं, इसका एग्जैक्ट मोलेकुलर स्ट्रक्चर वही होता है जो आपकी ओवरी बना रही होती है, और वही आपने रिप्लेस करना है और उसी तरह से उसी टाइप से रिप्लेस करना है जो कि आपके जिस्म के अंदर था।
क्योंकि उन्होंने रिसेप्टर्स पे काम करना होता है। रिसेप्टर्स होते हैं पूरे हेड टू टो खातून के, बालों से लेके आँखों से लेके उसके कान में, उसके नाक में, उसकी ज़ुबान में, उसके दिल के अंदर, उसकी हड्डियों के अंदर, उसकी कार्टिलेज के अंदर, उसकी हर जगह पे, उसके गट के अंदर, आंतों के अंदर, उसकी जो प्राइवेट एरियाज़ हैं, आपकी जोड़ों के अंदर, नीज़ में, जॉइंट्स में, आपकी हर जगह पे रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे हार्मोन्स ने काम करना होता है। जिस तरह एक ताला होता है और चाबी होती है, ताले को चाबी चाहिए होती है, तो चाबी आपका हार्मोन है और जो ताला है वो रिसेप्टर्स हैं। तो जब जाके वहाँ पे लगते हैं तो आपको रिस्पॉन्स आता है, आपका इन्फ्लेमेशन ख़त्म होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया बेहतर होता है, आपके अंदर एनर्जी आती है, आपका रिस्पॉन्स आता है, आपकी बॉडी के अंदर वो चीज़ें हार्मोन्स काम करती हैं। जब आपने वो हार्मोन्स नेचुरल तरीके से, जो आपकी ओवरी बना रही थी, आपने वो सेम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, मोलेकुलर स्ट्रक्चर दिया, तो उन्होंने उन्हीं रिसेप्टर्स पे काम करना है जो जवानी में कर रहे थे। तो अगर वो आप नहीं देंगे और हार्मोन्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए, तो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है 40s में, एंड यू पे द प्राइस फॉर दैट आफ्टर 20 ईयर्स। तो इसको हम कहते हैं बॉडी आइडेंटिकल या नेचुरल हार्मोन्स। पाकिस्तान में जो हार्मोन्स दिए जाते हैं वो HRT, जिसे हम कहते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, एक्चुअली वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इस BHRT, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में BHRT इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है ना बॉडी आइडेंटिकल। वो मैंने लॉन्च किया अल्हम्दुलिल्लाह साल पहले, एंड आई ब्रॉट इट इन पाकिस्तान। ना सिर्फ मैंने उसकी अवेयरनेस क्रिएट की कि मेनोपॉज पेरीमेनोपॉज में ख़वातीन को जो सिम्टम्स होते हैं उसको अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो आपको बहुत हेवी प्राइस देनी पड़ती है 70s में जाके, जब औरत व्हील चेयर पर बैठ जाती है या उसको नमाज पढ़ने के लिए बैठना पड़ता है और वो सजदा या रुकू नहीं कर सकती। उसको इतनी बीमारियाँ, क्रॉनिक इलनेस, आपका जो मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, नी रिप्लेसमेंट शुरू हो जाती हैं, हार्ट अटैक स्टार्ट हो जाते हैं, हर किस्म का कैंसर इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन एंड द चेंजेस विच आर हैपनिंग इन योर बॉडी इन अर्ली 40s। तो इसकी वजह से जो है वही हार्मोन आपने देने हैं जो जवानी के हार्मोन थे, जो सेम रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, और वो सिंथेटिक हार्मोन्स नहीं होते। जो पाकिस्तान में प्रेजेंट है वो सिंथेटिक हार्मोन्स थे। अच्छा, ये बताएं कि जो हार्मोन डेफिशिएंसी है जी ये पाकिस्तान में अगर मतलब ग्लोबल उस पर देखें तो ये ज़्यादा है, और ये एज इसकी कोई थोड़ी सी और कम हुई है, क्योंकि अब जी तो जो आपने कहा घुटनों का इशू और इस तरह की चीज़ें, तो ये तो वी सी इन मतलब गर्ल्स ही, आई वुड से इन 40 में भी, मतलब अब अच्छा। ये अब 70 तो बहुत दूर की बात नहीं, है शायद। 70 में तो फ्लेयर्ड अप पूरा एक डिजीज आ जाती है ना, हम्म, जिसमें प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो 40s में स्टार्ट होता है इन्फ्लेमेशन की वजह से, क्योंकि हार्मोन्स नीचे जा रहे होते हैं। अब हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए किसी, अब कोई औरत आती है, वो आके कहती है मुझे फैमिली हिस्ट्री है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, या मुझे ऑस्टियो आर्थराइटिस है, तो वो उसकी एग्जिस्टिंग बीमारी चल रही है। वो डॉक्टर या ऑर्थोपेडिक के पास जाती है, वो उसका डायग्नोसिस लेते हैं, उसके एक्सरेज करते हैं, MRIs करवाते हैं और बताते हैं जी तुम्हें ये बीमारी है। वो एक अलग चीज़ है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हार्मोनल हेल्थ की, जो हर औरत को जो कुर्रे अर्ज में पैदा हुई है उसको इस प्रोसेस में से गुजरना है। जिस तरह से मैंने आपको बताया, एक बच्ची पैदा होती है, जब माँ के पेट के अंदर XX क्रोमोसोम होता है बच्ची का, तो उसके अंदर जो ओवरीज होती हैं उसके अंदर 7 to 8 मिलियन एग्स होते हैं। जब वो पैदा होती है तो उसके एग्स रह जाते हैं 1 to 2 मिलियन। जब उसकी प्यूबर्टी होती है, पहला पीरियड आता है उसको, तो उसके पास सिर्फ लाखों में एग्स होते हैं। फिर जब वो 20s में जाती है तो उसके एग्स सिर्फ, आप कह लो कि पीक पे होते हैं। उस वक्त फर्टिलिटी उसकी पीक पे होती है क्योंकि उसके एग्स हार्मोन भी बना रहे होते हैं, तो उस वक्त वो यंग भी होती है, उसको इन्फ्लेमेशन भी नहीं होती, उसको हेल्दी होती है। हम हेल्दी लोगों की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद जब 30s में जाती है तो हम कहते हैं ना बच्चा पैदा करने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है क्योंकि एग्स कम हो रहे हैं। लेकिन एग्स हार्मोन्स भी तो बना रहे थे, हार्मोन्स भी कम हो रहे हैं। जब 40s में जाती है औरत तो एग्स और कम हो जाते हैं, सिर्फ 5000 तक रह जाते हैं, किसी के 10,000 रह जाते हैं। जो उसकी लाइफस्टाइल होता है, अगर कोई बहुत फनेटिक है, एक्सरसाइज करती है, हेल्दी फूड लेती है, न्यूट्रिशन अच्छा है, स्ट्रेस नहीं है, स्लीप अच्छा है, जिम जाती है, तो वो ज़रा ज़्यादा डिले हो जाता है उसका। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उसके एग्स ख़त्म नहीं होने। जो खुदा ने डिपॉजिट बना के भेजा है 40s में, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अब जब वो और कम होना शुरू हो जाएगा और सिर्फ 400-500 अंडे रह जाएंगे आपके पास, और फिर आहिस्ता आहिस्ता 100 रह जाएंगे, पूरे ख़त्म।
फैक्ट्री ख़त्म, फैक्ट्री में जो अंडे थे वो ख़त्म। इसका ये मतलब हुआ कि अब आपको पूरे साल के लिए माहवारी नहीं आएगी, तो हम कहेंगे आपको मेनोपॉज़ हो गया। तो मेनोपॉज़ में जब अंडे ख़त्म हो गए, तो अंडे क्या कर रहे थे? 2 काम कर रहे थे। आपको जो है बच्चा पैदा करने की सलाहियत दे रहे थे और साथ हार्मोन्स बना रहे थे। जिस तरह हमने बात स्टार्ट की, तो इसका ये मतलब है कि जब अंडे ख़त्म हो गए, तो औरत को मेनोपॉज़ हो गया, तो हार्मोन्स ख़त्म हो गए, वो जो आपकी प्रोटेक्शन थी वो ख़त्म हो गई। तो अब आपने ये बात कही कि ये पहले भी होता था, वो हम बात कर रहे हैं किसी को जवानी में पीसीओएस हो जाए, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए, केमिकल्स, टॉक्सिन्स, आजकल जो बच्चियाँ फूड खाती हैं, जंक फूड खाती हैं, उसकी वजह से उनकी इर्रेगुलरिटी स्टार्ट हो जाती है, उनकी माहवारी इरेगुलर होती है, उनकी फर्टिलिटी भी फिर मुश्किल हो जाती है, वो जाके आईवीएफ कराते हैं या फर्टिलिटी डॉक्टर से जाके कंसल्टेशन लेते हैं। एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रोसिस, दीज आर ऑल द मेडिकल कंडीशंस रिलेटेड टू हार्मोनल इम्बैलेंस। लेकिन वो किसी को होगा, किसी को नहीं होगा। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं पेरीमेनोपॉज़, मेनोपॉज़, वो हर औरत को होना है, चाहे वो जितनी मर्ज़ी एक्सरसाइज फनेटिक, जितनी मर्ज़ी हेल्दी है। ये एक प्रोसेस है जो कुर्रा एयर्स पे अगर आपका क्रोमोसोम XX है, तो हर औरत में ने इसमें से गुजरना है। किसी ने जल्दी, कम अलामात होंगी, किसी को ज़्यादा अलामात होंगी अकॉर्डिंग टू देयर लाइफस्टाइल, लेकिन होना सबको है, मेनोपॉज़ होना है सबको। अच्छा, ये जो एग्स हैं ये तो अब मतलब मिड 30s में भी आई हैव हर्ड टॉकिंग टू डॉक्टर्स कि ये कम हो गए हैं। जी। तो इसकी क्या वजह? सबके कम होने हैं विद एज, लेकिन अब अगर आपका जिस तरह मैंने बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल या बिकॉज ऑफ द पीसीओएस, जो कि इट इज़ इनडायरेक्टली जो लाइफस्टाइल ही कंसिडर होता है और उसकी इतनी इटियोलॉजी या कॉज हमें पता नहीं है, और फिर केमिकल्स का एक्सपोजर्स, फिर अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप जंक फूड लेते हैं, शुगर है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओबेसिटी है, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, ये सारी वो चीज़ें हैं। और अगर हम उसके साथ ये भी देखें तो ऑटोइम्यून डिजीज़ जो होती है किसी को हो जाए, तो उसकी वजह से प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। तो जो काम आपको 50 साल में जाके आपके अंडे ख़त्म होने थे और मेनोपॉज होना था, वो आपको 40 से पहले हो जाएगा। तो इसका खतरा भी आजकल जो है वो बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग, एक्सपोजर टू ऑल दिस केमिकल्स, टॉक्सिन ज़्यादा हो गया हुआ है। और कभी कभी ऑटोइम्यून डिजीज़ जो आपके अपने सेल अपने अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं, वो भी उसकी वजह होती है। तो अब 40 साल से पहले अगर पहले इसका इंसिडेंस 1% था, तो आजकल वो बढ़ के पूरी दुनिया में ग्लोबली 4% हो गया। और जो मैं पाकिस्तान में लोग देखती हूँ, अगर मेरे पास यू कैन से कि इट्स अ लिटिल बिट बायस्ड, क्योंकि मैं पेशेंट ही वो देख रही होती हूँ जो हार्मोनल इम्बैलेंस के होते हैं, तो हर 4-5 में से एक मेरे पास प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर का आता है। और उनका सबसे बड़ा डायलेमा ही ये होता है कि वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब अभी तो हमारी शादी नहीं हुई, हम 35 साल के हैं, और अगर आप हमें कह रही हैं द डायग्नोसिस ऑफ, यू आर लेबलिंग अस विद द डायग्नोसिस ऑफ कि हमारा जो है वो मेनोपॉज हो गया है, तो मेनोपॉज का तो मतलब है कि हम बच्चा नहीं पैदा कर सकते, हमारे तो अंडे खत्म हो गए हैं, हार्मोन्स भी खत्म हो गए, तो अब क्या होगा? तो मैं उन्हें कहती हूँ, देखें हम आपको अंडे तो वापस नहीं दे सकते, एक दफ़ा अंडे ख़त्म, दे आर डन। अगर कोई ये अगर कोई ये क्लेम करता है कि हम PRP या रिजुविनेशन कर देंगे, एग्स की रिजुविनेशन कोई नहीं होती, अभी तक इन्वेस्टिगेशनल है, और अभी ये कोई FDA ने कुछ नहीं कहा कि जाके आप ये करें, ठीक है। वो जो अगर IVF या उसकी तरफ कोई जाता है, तो कोई अंडा बचा कुचा रह गया तो देयर इज़ अ चांस यू कैन गेट प्रेग्नेंट, बट वंस यू आर इन मेनोपॉज, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप प्रेग्नेंट हो सकें। तो अगर कोई बहुत पैसे देकर आपको कह रहा है जी हम आपको प्रेग्नेंट कर देंगे, तो आपको सुहानी ख्वाब दिखा रहा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट, कि अब अगर ऐसी बच्ची आती है, तो मैं उसे कहती हूँ कि हम बच्चा पैदा करने के लिए तो जाएं आप IVF की एक दफ़ा डॉक्टर से, फर्टिलिटी डॉक्टर से कंसल्टेशन ले लें फॉर द पीस ऑफ योर माइंड कि आपका अब ये काम ख़त्म हो गया। लेकिन जो हार्मोन्स हैं, जो हेल्थ आपको मिल रही थी, हम वो वापस करेंगे। हम आपके बायोइडेंटिकल हार्मोन्स, नेचुरल हार्मोन्स जो ओवरी ने बनाने थे 50 साल तक, 55 साल तक, वो वापस करके कम से कम जो मशीनरी आप 10-15 साल पहले बंद हो गई काम करना, हार्मोन्स दे के हम उसको डिले कर देंगे, ताकि आपको इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, आपको प्रोटेक्शन वापस दे देंगे, आपकी गुड आर्मी, गुड सोल्जर्स आपको वापस दे देंगे। तो फिर ऐसी औरतें कभी कभी कहती हैं, बच्चियाँ ही होती हैं बेचारियाँ, कहती हैं जी हमारी तो शादी नहीं हुई, तो अब हमारे बच्चा ही नहीं पैदा होगा, तो क्या फिर हम अपने होने वाले हस्बैंड को ये बताएं कि हमें ये हो गया हुआ है? तो फिर मैं कहती हूँ वो तो एक मोरल डायलेमा है ना, वो तो आपका एक अपने साथ होना चाहिए कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, ट्रांसपेरेंट हैं बिफोर यू एंटर अ रिलेशनशिप, कि आपको अगर किसी ऐसे बंदे से शादी करें जिसके अपने बच्चे नहीं हैं,
तो शादियाँ इस वजह से भी ब्रेक हो जाती हैं कि भाई बच्चा नहीं पैदा हुआ, क्योंकि हमारे कल्चर में और अभी सारे कल्चर्स में एक औरत और जब एक न्यूली वेड का अगला यही होता है ना कि अब नॉर्मल रूटीन में हमने स्टेप इज़ लाइक वी वांट टू हैव अ बेबी, तो फिर ये आप अपने आप से बात करें, अपनी फैमिली से बात करें कि हमने क्या करना है। तो मैं लड़कियों से जब से ये बात कर रही होती हूँ तो उनको मैं पूरी साइंटिफिक मेडिकल नॉलेज देती हूँ ताकि वो अपनी लाइफ में एक रोड मैप बना सकें कि आजकल अगर इतना ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और किसी को भी हो सकता है, और अगर उसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन प्रेजेंट है यानी कि आपकी फैमिली में ऐसा होता है, तो आप अपनी आने वाली नीस या जो आपकी भांजियाँ, आपकी बेटियाँ हैं, या अभी मेरे पास कोई खातून आई तो उसका 36-year-old शी हैड द प्रीमेच्योर मेनोपॉज, तो मैंने उसे कहा कि आपकी बेटियाँ, शुक्र है यू आर मैरिड, यू हैव किड्स, तो आप अपनी बेटियों को ज़रूर बता दीजिएगा कि आपके आने में ये ज़िंदगी में ख़तरा हो सकता है, सो यू कैन प्लान योर लाइफ बेटर। ठीक। अच्छा ये बताएं सिंपल वर्ड्स में कि पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज जो है ये क्या है? जी, अब जब मैंने आपको एक साइंस बताई कि जब अंडों में कमी होना शुरू होती है तो आपके हार्मोन्स कम होते हैं, तो आपकी पीरियड इरेगुलर होना शुरू होते हैं। ये 35 के बाद होना शुरू हो जाता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। आपकी जेनेटिक्स कैसी है, लाइफस्टाइल कैसा है, कोई अल्कोहल पीता है, कोई लिवर उसका इतना अच्छा हेल्थ में नहीं है, किसी की गट हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, मोर्बिडली ओबीज है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, या और बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, स्ट्रेस, सबसे बड़ी बात स्ट्रेस बहुत है लाइफ में, तो आपको ज़रा जल्दी स्टार्ट हो जाता है ये, ठीक है। तो वैसे एवरेज एज जो होती है इसकी अर्ली 40s में ये स्टार्ट हो जाता है पेरीमेनोपॉज, और कुछ को 35 के बाद, बिकॉज तब एग्स कम होना शुरू हो जाते हैं। तो अब इस ये जो पेरीमेनोपॉज होता है ये टाइम पीरियड 5 साल का भी हो सकता है, ये 8 साल का भी हो सकता है। सो ये वो वाला पीरियड है जो मेनोपॉज से पहले वाला पीरियड है। इसमें अलामात आना शुरू होती हैं, इसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है, इसमें अभी अंडे हैं, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि पेरीमेनोपॉज स्टार्ट हो गया तो जिस तरह से कुछ लोग कहते हैं वो जी मेरी अम्मी तो जो है 45 की थी तो उनका एक बच्चा पैदा हो गया था, बल्कि इस टाइम पीरियड में तो आपकी ज़्यादा ट्विनिंग हो सकती है। ट्विनिंग का मतलब कि ट्रिपलेट्स पैदा हो सकते हैं, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 2 बच्चे इसमें स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो आपका जो ब्रेन से सिग्नल आ रहा होता है इस टाइम पीरियड में, एग कम हुए ना, तो जो आपका ब्रेन से सिग्नल आता है वो जाके ओवरी को दरवाज़ा खटखटाता है, उसे कहता है और पैदा करो हार्मोन, क्यों नहीं पैदा कर रहे। तो जब एकदम बहुत उसमें एक पीक आती है तो उसमें कभी कभी फिर एक अंडे की बजाय 2 या 3 फर्टिलाइज हो सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा चांस होते हैं कि आपका ट्विनिंग हो जाए, मल्टीपल जेस्टेशन जिसे हम क्या कहेंगे, जुड़वां बच्चे या 3 वाले बच्चे हो जाएं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके अंडे कम नहीं हो रहे, अंडे कम हो रहे थे, हार्मोन कम हो रहे थे, लेकिन पूरी फिजियोलॉजी को समझें तो वो कंपनसेटोरी, हम क्या कहेंगे उर्दू में, कि जो सिग्नल आया उसने उसकी वजह से वो डबल बच्चा पैदा हो गया। तो साइंस पीछे वही है, लेकिन हर बंदे के अलामात इज़ योर पर्सनल जर्नी। उस पर्सनल जर्नी में जो अलामात आती हैं वो हेड टू टो होती हैं। ख़वातीन को पेरीमेनोपॉज में सबसे पहले आके कहती हैं हमारे बाल थिन हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, और मैं ये वो बात नहीं कर रही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, उसकी वजह से भी बाल थिन हो सकते हैं, किसी को एनीमिया है, किसी को आयरन डेफिशिएंसी है, किसी का प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं है, क्रॉनिक स्ट्रेस है, देयर कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्मोनल हेल्थ कि ये वन ऑफ द रीजंस है। इसी तरह वो कहेगी मुझे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मुझे जो है नींद नहीं आती, रात को मैं उठ के बैठ जाती हूँ, पसीने आते हैं, मेरी पूरी शीट जो होती है पसीने से भरी होती है, और मैं उठ के बाथरूम में जाती हूँ लेकिन मुझे पी नहीं आती, और मुझे लगता है जैसे वेटनेस का एहसास है लेकिन बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। उसके बाद गर्मी लगती है, एक वेव आती है गर्मी की, और हॉट फ्लैशेस आते हैं, और फिर मूड स्विंग्स, मेरे कंट्रोल में नहीं है अपना मूड। आई स्टार्ट येलिंग एट किड्स, मैं बच्चों पे चीखती हूँ, मैं हस्बैंड के साथ लड़ती हूँ, मेरे से कोई अच्छे तरीके से बात कर रहा हो तो मुझे वो इमोशनल लेबाइल हुई हुई हूँ, जिसका मतलब है कि मेरे हाथ में अपने इमोशंस की चाबी नहीं है, कंट्रोल नहीं है। वो कोई प्यार से बात करे, वो जब मैं बच्चे पे चीखती हूँ, कमरे से चला जाए, तो मैं कहती हूँ कि गिल्ट ट्रिप स्टार्ट हो जाता है कि मैंने क्यों किया अपने बेटे के साथ ऐसा या बच्चे के साथ, और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स जो है वो बहुत डिस्प्रपोर्शनेट होता है टू द बात कोई थी लेकिन उसका आंसर बहुत चिल्ला के, और उसके हाथ में नहीं होता। ब्रेन फॉग, चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं, खाने में नमक डाला था कि नहीं, नमाज पढ़ी थी कि नहीं, छोटी छोटी बातें, स्कूल फ़ोन नंबर क्या था, दोस्त बेस्ट फ्रेंड का नाम नहीं याद आ रहा, हल्का हल्का ब्रेन फॉग, क्लैरिटी नहीं है, शार्पनेस नहीं है उस तरह से, फटीग बहुत ज़्यादा होती है ख़वातीन को। वो कहती हैं जी कि हमारा जो है हेड टू टो लगता है जैसे कोई इनिशिएशन नहीं है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, बहुत कुछ करने को दिल नहीं करता। उसके बाद वेट गेन शुरू
कर देती हैं। वेट गेन में कहती हैं जी पेट के आसपास चर्बी इतनी आ गई है, फाके कर कर के मर गए हैं, लेकिन नहीं, हमारा तो कुछ कंट्रोल ही नहीं हो रहा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। कोई ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ का बीमारी थी पहले और वो कंट्रोल्ड चल रही थी, अब उसकी डोज को एडजस्ट करना पड़ जाता है और वो बार बार डॉक्टर के पास जाती हैं कि हमारा थायराइड अब कंट्रोल नहीं हो रहा, डोज एडजस्ट करें, क्योंकि हार्मोन के रिसेप्टर्स हर जगह पे हैं। आपके थायराइड के ऊपर आपके एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स हैं, आपकी गट लाइनिंग जो है वहाँ पे जो GLPs पैदा हो रहे होते हैं, आजकल इंजेक्शंस इतने चले हुए हैं, वो भी आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं, मिलके काम कर रहे होते हैं एस्ट्रोबुलोम और एस्ट्रोजन के साथ। ये सारी चीज़ें जो हैं जब ख़राब होती हैं हार्मोनल, तो उनको ये सिम्टम्स आते हैं। फिर हार्ट पल्पिटेशंस, भागी भागी इमरजेंसी में जाएंगी, पहले कोई हिस्ट्री नहीं हार्ट डिजीज़ की, सिर्फ हार्ट, दिल तेज तेज धड़क रहा है और लगता है जैसे हार्ट अटैक होने वाला है, और वो जो आपका कार्डियोलॉजिस्ट है वो आपको $1 मिलियन वर्कअप करा देगा। वो कहेगा जी EKG करो, फिर हार्ट का एकोकार्डियोग्राम करा लो, फिर हार्ट का जो है अरिदमियास का सारा चेक होता है, फिर वो चेक करते हैं जी कि होल्टर मोनीटर डाल के घर भेज दो, फिर वो कहें कुछ भी नहीं है बीबी, आपके साथ कुछ भी नहीं है, आप नॉर्मल हैं। पैल्पिटेशन इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। 50% खवातीन को पैल्पिटेशंस होती हैं पेरीमेनोपॉज में। फिर वो कहेंगी जी हमें रोना आ रहा है, हमसे जो बर्दाश्त नहीं हो रहा, रोने को दिल करता है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी है एक तरह की, वो भागी भागी जाएंगी जी साइकाइट्रिस्ट के पास। साइकाइट्रिस्ट कहेंगे पिछली कोई हिस्ट्री नहीं है। ये बात याद रखें, मैं जो सिम्टम्स की बात कर रही हूँ न्यू ऑनसेट सिम्टम्स हैं जो 40s में हुई हैं ड्यू टू हार्मोनल फ्लक्चुएशन। अब एक तो ये बंदी है जो नफसियाती बीमार थी ना, जिसको बाइपोलर डिजीज़ थी या कोई मूड स्टेबलाइजर्स पे थे ऑलरेडी 20 साल की उम्र से, या उनको सुसाइडल आइडिएशन थी, कोई नफसियाती मसले थे। न्यू ऑन, पीछे कोई हिस्ट्री नहीं है, क्लीन स्लेट है, बहुत हेल्दी बंदी है 40s में। और साइकाइट्रिस्ट क्या करेंगे जी, अच्छा आपको नींद नहीं आ रही, ये लें स्लीपिंग पिल्स पकड़ें, आपको डिप्रेशन हो रहा है, ये लें आप एंटाई डिप्रेसेंट पकड़ें, आप एंटाई एंग्जाइटी। हर आपकी 4 में से 5 औरतें जो हैं, मैंने देखा है जब व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन पाकिस्तान एंड हार्मोनल ट्रीटमेंट्स, के वो पहले तो डॉक्टर लिख देता है, बाद में वो प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं है, ओवर द काउंटर जाके लेक्सोटिनिल पे हैं, एंटाई डिप्रेसेंट्स पे हैं, और सिंपली आपने उनके हार्मोन्स फिक्स करने हैं। दे डोंट नीड टू बी ऑन एनी काइंड ऑफ एंटाई डिप्रेसेंट। साइकाइट्रिस्ट को ये पता होना चाहिए, लेकिन साइकाइट्रिस्ट को नहीं पता। ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हैं वो आपका सबसे कॉमन सिम्टम जो 40s में स्टार्ट होता है, फ्रोजन शोल्डर। फ्रोज़न शोल्डर की मेन रीज़न जो है, वन ऑफ द थिंग्स जो कि रीज़न आइडेंटिफाई होती है, जिसको हम इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है कैप्सूल की, कोई पीछे हिस्ट्री नहीं, और बैठे बैठे वो कहते हैं जी कि हमें ये कैप्सूल ये हो गया फ्रोज़न शोल्डर। इसका ये मतलब हुआ जी आप ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे, वो सारी टेस्टिंग कराएंगे, वो कहेंगे जी कुछ भी नहीं है आपको। द ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नीड्स टू नो आपका ये जो माइग्रेन्स न्यू ऑनसेट आ जाती हैं या जो चक्कर आते हैं वर्टाइगो वगैरह, ENT के डॉक्टर को पता होना चाहिए कि हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से न्यू ऑनसेट सिम्टम्स, वर्टाइगो इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स। माइग्रेन्स जो न्यू ऑनसेट की हैं, न्यू ऑनसेट एंजाइटी डिप्रेशन, उसके बाद जो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर ज़ीरो हो जाती है, आप कहते हैं जी हमारा जो दिल ही नहीं करता, हस्बैंड के साथ दोस्ती भी है, प्यार भी है, सारा कुछ भी है, बट आई डोंट वांट टू बी इंटीमेट विद हिम, और सेक्सुअल डिज़ायर उनकी ज़ीरो हुई होती है। उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूरोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए कि ये सारी ख़वातीन को बार बार UTI स्टार्ट हो जाते हैं, यूरिन के इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर वो जाती हैं यूरोलॉजिस्ट भी कितना $1 मिलियन वर्कअप कराना शुरू कर देते हैं जी, किडनी का ये टेस्ट कराएं तो वो टेस्ट कराएं, उनके हार्मोन्स फिक्स कर दें प्लीज़। उसके बाद अगर कोई एग्जिस्टिंग 7 बीमारी चल रही है, उसके बाद उन डॉक्टर्स के पास जाएं, उन स्पेशलिटीज़ के पास जाएं, बट फिक्स्ड योर हार्मोन्स फर्स्ट। अगर आप उनके हार्मोन्स फिक्स करेंगे पेरीमेनोपॉज में, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, DHEA, और साथ जो कॉर्टिजोल, जो उनका जो HPA एक्सेस हो रहा होता है उसके अंदर कॉर्टिजोल एक्सप्रेस करेंगे या उनको मैनेज करेंगे, तो ये सारी चीज़ें 90% उनकी ख़त्म हो जानी है, अगर इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पेरीमेनोपॉज। तो मतलब ये तो यानी कि हार्मोन्स जो हैं वो इतने इम्पोर्टेंट इट्स हैं अ कि फाउंडेशन। मतलब आपने कितनी सारी चीज़ें बता दी हैं जो सारी जो है वो हार्मोन्स के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए, मैं एक आई बीन प्रैक्टिसिंग इन US फॉर नाउ ऑलमोस्ट मोर देन 2 डेकेड्स, और मैं एक ट्रेडिशनल अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट, मिनिमली इन्वेजिव पेल्विक सर्जन, एंड मिंटिंग मनी, क्रेजी, सेम थिंग, फाइब्रॉइड्स, मायोमेक्टमीज, हिस्टेरेक्टमीज, लेप्रोस्कोपीज एंड एवरीथिंग। अर्ली 40s में जाके मुझे हो गया ये फ्रोजन शोल्डर, एंड दैट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव। फिर मैंने कहा जी मैं हूँ एक आई एम अ माउंटेनियर, मैंने एक किलिमंजारो जाके फ़तह की, जिस टॉलेस्ट पीक ऑफ साउथ ऑफ अफ्रीका।
सो उसके बाद मैं गई इनका ट्रेल, माचू पिचू एंड ऑल दैट। जब आप इतना ज़्यादा अपना ख्याल रखते हैं एंड यू आर सो मच इनटू हेल्थ एंड वर्कआउट और वेट लिफ्टिंग, हर किस्म की डाइट और सब कुछ, और आप अपने आप को इनविंसिबल समझ रहे होते हैं। आप समझते हैं ये सारे लोग बीमार शिमार जो बैठे हुए हैं ये तो लेजी है ना, ये तो काम ही नहीं कर रही हैं या वज़न गेन कर रही हैं, तो नहीं, इट्स अ फैक्ट। आप सारा कुछ सही कर रहे हो फिर भी आपका वज़न गेन शुरू हो जाता है। दैट्स बिकॉज़ आपको अल्लाह मियाँ ने ऐसे बनाया है। आपके हार्मोन्स नीचे जाने हैं क्योंकि आपके अंडों ने नीचे जाना है। हम आदमी नहीं हैं, आदमी बहुत डिफरेंट होते हैं। आदमियों के जो हार्मोन्स होते हैं वो एज के साथ नीचे जाते हैं, लेकिन उनको पॉज नहीं होता। मेनोपॉज बाय डेफिनिशन, मेनो मीन्स मेंस्ट्रुएशन खत्म होना, पॉज मतलब खत्म हो गया, फैक्ट्री खत्म क्योंकि अंडे खत्म, अंडे खत्म तो उधर से हार्मोन्स खत्म। हार्मोन्स सही नहीं करेंगे, हार्मोन इज़ अ ट्रीटमेंट। हार्मोन्स इज़ अ ट्रीटमेंट। ये जो बाकी चीज़ें होती हैं जो हम कहते हैं जी लाइफस्टाइल अच्छा करो, एक्सरसाइज करो, इट्स अ सप्लीमेंटेशन। बगैर अब आपको मैं कहूँ जी आप मैग्नीशियम लें, आप विटामिन डी लें, आप ओमेगा 3 लें, आप को फैक्टर्स ये सारा कुछ लेना शुरू कर दें, सेलेनियम, जिंक वगैरह, ये आपको एंजाइम बनाने के लिए चाहिए होते हैं। और जब आपके एंजाइम जाके फिर अगर आपके अंदर अंडे प्रेजेंट हैं और आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो वो जाके आपकी ओवरी को दरवाज़ा खड़खड़ाएंगे और वो कहेंगे जी हार्मोन्स बनाओ। लेकिन वहाँ पे अंडे होंगे तो आपका बनाएंगी ना ये चीज़ें। जब आपको मेनोपॉज हो जाता है, आपके अंडे ख़त्म हो गए हैं, अब वहाँ पे आपके पास गाड़ी नहीं तो आपने गाड़ी चलानी कहाँ से, आप उसके अंदर ईंधन कहाँ पे डालेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें ये साइंस समझनी पड़ेगी। खाली एज ए OB-GYN में जब ये थी, और मैं सही बताऊँ तो बिफोर आई डिड द स्पेशलाइजेशन इन BHRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था। जब खुद पे पढ़ी, व्हेन आई हैड टू गो बैक एंड आई स्पेशलाइज्ड इन इट, तो मुझे पता चला कि ये तो हमें मेडिकल स्कूल में सिखाया नहीं गया, तो इसमें डॉक्टर्स का क्या कसूर है। डॉक्टर्स ने करिकुलम में ये नहीं पढ़ा। तो अब अगर कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का काम है जी वो डायबिटीज़ को ठीक करता है, थायराइड को सही करता है, उससे आगे वो डिसमिस कर देता है आपको। इसी तरह साइकियाट्रिस्ट जो है वो आपको, उनकी ये ट्रेनिंग है कि हर बंदे को जो है, आप जो अगर साइकोलॉजिकल नफ्सियाती मसला चल रहा है, उससे आगे उनको ये नहीं बताया गया कि एक्चुअली ये मसले अर्ली ऑनसेट जो पेरीमेनोपॉज के हैं। ऑर्थोपेडिक को नहीं, अब ऑर्थोपेडिक के आप पास जाते हैं तो आप 50s में जाते हैं, मेनोपॉज हो गया, 1 in 2, 2 में से 1 खातून को ऑस्टियोपीनिया होना है, जब आपकी हड्डियाँ अंदर से खोखली होना शुरू हो जाती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ के ऑस्टियोपोरोसिस बन जाएगा, जब बिल्कुल ही खोखली हो जाएंगी, और वो जब गिरेंगे तो उनको बोन फ्रैक्चर हो जाएगा। अगर कहीं हिप फ्रैक्चर हो गया एंड यू बिकम इमोबल, आप बेड रिडन हो गए, तो उसमें फिर क्या होगा, बेड रिडन हो जाएंगे, तो बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इमोबिलिटी आपकी डेथ हो जाएगी 4 में से 1 को। तो अब अगर डॉक्टर्स, रूमेटोलॉजी जो जोड़ों का डॉक्टर होता है, रूमेटोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक के पास जाएं, वो आपको कहेंगे कि फॉसामैक्स ले लें, एल्ड्रोनेट ले लें, ठीक है, ये आपके जो बोन ब्रेक हो रही है उसको रोक देगा, लेकिन ये नई बोन को रिजुवनेट या नई बोन को बनाएगा नहीं। वो क्या चीज़ बनाती है, वो हार्मोन्स बनाते हैं। सो आपको मेनोपॉजल औरतों को पहले हार्मोन्स पे डालना चाहिए, ताकि उनकी ना सिर्फ ब्रेकिंग डाउन ऑफ बोन्स ख़त्म हो, ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं बोन्स को जो ब्रेक कर रहे होते हैं, बल्कि ऑस्टियोब्लास्ट जो उनको बना रहे हैं वो दोनों पे काम करें। तो और मेनोपॉजल औरतों को पहले आप हार्मोन्स दें और फिर आप उनका डेक्सा स्कैन करके देख लें। रिसर्च ने दिखाया है, जब मेरे पास खवातीन आती हैं तो उनका मैं डेक्सा स्कैन करती हूँ कि भाई इनको ऑस्टियोपीनिया हो गया, 5 साल के बाद मैं उनको दोबारा हार्मोन थेरेपी के बाद देखती हूँ कि अब देखें कि अब आपके हार्मोन्स ने आपकी बोन को कितना बनाया है। तो उसके बाद अगर आपको किसी चीज़ की या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो एब्सोल्युटली व्हाई नॉट, लेकिन उनकी फाउंडेशन तो खुदारा फिक्स कर दें। और ये खाली OB-GYN नहीं, और हम क्यों कहते हैं OB-GYN को पता होना चाहिए, OB-GYN को कौन सा पर लगे हुए थे सुर्खाब के, उन्होंने जाके कौन सा वो पढ़ा था। मुझे खुद, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने जाके खुद स्पेशलाइज किया तो मुझे पता चला कि ये यू हैव टू बी द हीलर। हम सारे सिर्फ डॉक्टर्स हैं, और जितना बड़ा सीनियर डॉक्टर है उतना रेजिस्टेंस है, उतना रेजिस्टेंट है गोइंग बैक एंड रीलर्न, क्योंकि ब्लैंक स्लेट करके हमें ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। पाकिस्तान में जब मैंने ये मुहिम स्टार्ट की कि ये सोशल टैबू है, तो उनको आधे लोगों ने कहा शायद सिर्फ सेक्सुअल लाइफ बेहतर करने के लिए औरतों को हार्मोन देंगे। I mean, what kind of nonsense, I'm sorry, excuse my language, but what kind of mindset is that? चलो अगर सिर्फ आपकी सेक्सुअल लाइफ के लिए भी अच्छा कर रहे हैं तो क्या वो औरतों का हक नहीं है? बट डोंट यू अंडरस्टैंड कि आपका जो ब्लैडर है उसके साथ आपके फीमेल पार्ट हैं, और जब फीमेल पार्ट इफेक्ट होते हैं, जब ड्राई होते हैं और आपका पेनफुल सेक्स होता है, वहाँ की pH बदलती है। pH क्या होती है? जो एसिड और बेसिक होती है, वहाँ के बैक्टीरिया बदलेंगे। जब वहाँ के बैक्टीरिया बदलेंगे तो आपका ब्लैडर इरिटेट होगा, तो वहाँ के बार बार इन्फेक्शंस होंगे।
और अगर आपको बार बार यूटीआई हो रहे हैं तो कैन यू इमेजिन कि आपका यूटीआई जाके बढ़ते बढ़ते ब्लैडर से ऊपर जाके आपकी किडनी को इन्फेक्ट करेगा। आपको पता है कि AU अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन की नई गाइडलाइंस हैं कि लेट 40s में 48 49 सारी औरतों को वेजिनल एस्ट्रोजन खुदा रहा आप ऑफर करें, क्योंकि वेजिनल एस्ट्रोजन उनकी वेजिनल एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी। और इंटीमेसी तो एक बात है ना, आप उनकी हेल्थ के बारे में क्यों नहीं सोच रहे। और जो ये इन्फ्लेमेशन बाय डेफिनेशन पेरीमेनोपॉज हम कहते हैं मेटाफ्लेमेजिंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, आपकी ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ सारी चीज़ें अनकंट्रोल्ड होंगी। इन्फ्लेमेशन आपका प्लेटफॉर्म सेट हो गया ताकि आपकी बाकी बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी। और एजिंग, ये सारी चीज़ें मिलके मेटाफ्लेमेजिंग स्टार्ट हो गई आपकी इन अर्ली 40s, जिसको अगर आपने कंट्रोल नहीं किया विद अ प्रॉपर ट्रीटमेंट तो ये एक स्लो प्रोसेस है। लेने के देने आपको पड़ेंगे 10-20 साल में। तो क्रॉनिक इलनेस, तब तक आपका डॉक्टर तो रिटायर हो गया होगा, उसने तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है कि हमने आपको हार्मोन्स नहीं दिए थे, तो फिर यू आर ऑन योर ओन। फिर ये होगा कि आपको अल्जाइमर डिजीज़ होगी। मैं लोग जो आप डरा रहे हो जी कि वैसे भी तो हुआ था। देखिए, पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो कम थी, मेनोपॉज में औरतें कम रहती थी। अब मेनोपॉज में 50s की औरत बड़ी जवान और बड़ी हट्टी कट्टी फिर रही है, शादियां कर रहे हैं, नए रिलेशनशिप हैं, एंड वाई नॉट। और उसके बाद ये भी कि अब आपके बच्चे हैं, आपके ग्रैंड किड्स हैं, तो आप क्यों चाहते हैं कि व्हील चेयर पर बैठ के आप सिर्फ बच्चों को, और अब सिर्फ अल्लाह अल्लाह करें। अल्लाह आपको जवानी में भी करना चाहिए था, वाई यू वेटिंग कि आप 60-70 के होकर करें, तो आप उस वक्त भी ट्रैवल कर सकें। It's all about the hormonal health is, I'm sorry, the hormonal health is all about lifespan equals to health span। कि आप जितनी देर जिंदा रहें, जो लास्ट 20 साल आपने अपनी ज़िंदगी के गुजारने हैं, वो आप हेल्दी हों। हम ये नहीं कि हार्मोन से हम आपको 120 साल का बना देंगे या वी आर फाइटिंग फॉर लॉन्जिविटी, जल्दी वो भी होना शुरू हो जाएगा, बट वी आर लिटिल फार फ्रॉम देयर। अभी तो हमें औरतों की क्रॉनिक इलनेस ख़त्म करनी है कि अगर वो 60, 70, 80, 90 तक जिंदा हैं, तो जो लास्ट 2/3 है मेनोपॉज के अंदर, उसके अंदर क्रॉनिक इलनेस ना हो, उसके अंदर हार्ट डिजीज़ ना हो, उसके अंदर हड्डियों के फ्रैक्चर्स ना हो, व्हील चेयर पे ना बैठें, उनको बहू के ऊपर बर्डन ना बना पड़े, बेटे के ऊपर बर्डन ना हो। एटलीस्ट जब तक जिंदा हैं किसी और के ऊपर बर्डन ना बने, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो। आपका इमोशनल लाइफ, आपकी सेक्सुअल लाइफ, आपकी फिजिकल लाइफ, आपका ये सारे जितने भी स्पैन हैं, ये आपके लाइफ स्पैन के जितने हो जाएं। तो हेल्थ स्पैन एंड लाइफ स्पैन शुड बी पैरेलल। ये नहीं है कि आपने आखिरी जिंदा आप हैं लेकिन आखिरी 20 साल जो किस तरह की ज़िंदगी आप, सो इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ सही करना चाहते हैं, तो जो 40s में प्रोसेस स्टार्ट हुआ है इन्फ्लेमेशन एंड डिक्लाइन ऑफ हार्मोन्स, उसके साथ लाइफस्टाइल, सप्लीमेंटेशन, न्यूट्रिशन, स्लीप और स्ट्रेस और हार्मोन्स, ये 5 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपने अर्ली 40s में काम करना है, ताकि आप जाके दूसरों पे बर्डन ना बने विद गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखें, ज़िंदगी मौत का तो किसी को नहीं पता ना, वो तो आप 40s में भी डेथ हो सकती है। हम तो बात कर रहे हैं एक ग्राफ की, हम बात कर रहे हैं साइंस की, कि आप किस तरह क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर सकते हैं ताकि आने वाला ज़माना जो आप यू डोंट अल्जाइमर डिजीज़ इज़ अ नाइटमेयर। अगर अर्ली मेनोपॉज में आप ट्रीटमेंट देना शुरू कर दें हार्मोन्स का, तो रिसर्च हैज़ शोन कि बाय 30 to 70% यू कैन डिक्रीज द रिस्क ऑफ इंसिडेंस ऑफ अल्जाइमर डिजीज़। तो ये इतना ज़्यादा जो है स्टडीज़ एंड साइंटिफिक स्टडीज़ एंड अब डेटा है विच डॉक्टर्स नीड टू नो, एंड इट्स नॉट कि सिर्फ गायनकोलॉजिस्ट को पता होगा, गायनकोलॉजिस्ट को भी उतना ही पता है, उन्होंने कौन सा स्कूल में पढ़ा करा। तो डॉक्टर्स को हीलर बनना चाहिए, और जब आप हीलर बनते हैं तो आप फिर सिर्फ अपनी एक स्पेशलिटी के अंदर नहीं रहते। हमें एक सिस्टम सीखना चाहिए मल्टी स्पेशलिटी का। हमारे पास एक पेशेंट आ जाता है पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ कैश होता है, तो हमें ये होता है कि हमारा डॉक्टर पेशेंट हमें छोड़ के कहीं और ना चला जाए, या हमारा जो ट्रीटमेंट है वो हमें एक थोड़ी डिफेंसिव हो जाते हैं, थोड़ा इनसिक्योरिटी आ जाती है। और जितने मर्जी बड़े डॉक्टर हों, ये होता है जी कि हमने कह दिया ना, बस कह दिया सो कह दिया। तो कहने का ये मतलब है कि थिंग्स आर आउट देयर जो ग्लोबली यूनिवर्सली प्रैक्टिस हो रही हैं। जो चीज़ पाकिस्तान में 10 साल में होनी थी, आई ब्रॉट इट अर्लियर। मैंने बायोरेंटिकल लॉन्च किया पाकिस्तान में, मैंने उर्दू में बुक लिखी इसकी, द फर्स्ट एवर, कि ये मेनोपॉज में होता क्या है, ख़वातीन को हार्मोन्स क्यों चाहिए, मूड स्विंग्स उनके ख़राब हो रहे हैं, रिलेशनशिप उनके ख़राब हो रहे हैं। आपको पता है कितने ज़्यादा 40s में औरतें आती हैं और वो कहती हैं जी कि अब हमसे जो है ये नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं होता, हमारी दोस्तें नेगेटिव हैं, अब हम अपने रिलेशनशिप छोड़ रहे हैं।
ऑब्वियसली औरत इस एज में जाके बहुत स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि उसको ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, वाइज़र हो जाती है। उसको लगता है कि अब हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए हुए हैं, इन लॉज जो उनके होते हैं वो अब उनसे वो सेपरेट होती हैं या उनकी एज ऐसी हो गई होती है कि नाउ दे हैव बिकम द क्वीन ऑफ द हाउस। उनके पास ये एक थोड़ी अथॉरिटी भी आ जाती है, एक्सपीरियंस भी होता है ज़िंदगी का। एट द सेम टाइम वो बात होती है उनके सोशल, उनका वो जो एक वाइज़र होने का ना, लेकिन एट द जो आपकी हेल्थ होती है, जो आपके अंडे होते हैं, जो फिज़िकल चेंजेस होती हैं, वो भी एट द सेम टाइम स्टार्ट होती हैं। वो 40s में स्टार्ट होती हैं। जब वो इंडिपेंडेंट होना शुरू होती है और मेंटली एंड कुछ लोग फाइनेंशियली बड़े स्टेबल हो जाते हैं, उनके पास पैसा आना शुरू हो जाता है, वो काम कर रही होती हैं ख़वातीन, एंटरप्रेन्योर होती हैं, बिज़नेस वुमेन होती हैं, अथॉरिटी आना शुरू हो जाती है, इन-लॉज़ या तो पास अवे हो गए होते हैं। तो उसकी वजह से एक तरफ वो स्ट्रांग हो रही है मेंटली, उनको समझ आ रही है ज़िंदगी की, शऊर आ रहा है ज़िंदगी का, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो रही है, एट द सेम टाइम उनकी हेल्थ डिक्लाइन हो रही है। और अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि अब ये जो नेगेटिविटी हमारे अंदर अगर आई है तो हम ज़्यादा बाशऊर हो गए हैं कि अब हम अपने नेगेटिव लोग नहीं चाहते, या अब हमें अपना हस्बैंड जो है वी आर स्टैंडिंग अप फॉर आवरसेल्व्स, या ये हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। देखें, जब आप ज़्यादा वाइज़र होते हैं तो आप ज़्यादा धीमे हो जाते हैं, आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हैं, फिर आपके अंदर रेज नहीं होता, बल्कि आप हर चीज़ को धीमे अंदाज से उसको देख सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो कभी कभी ख़वातीन जब इस एज में मेरे पास आती हैं तो मैं कहती हूँ देखो, अगर तो आप उसको एनालाइज करके सिचुएशन को धीमे तरीके से उसका सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो ये एक सोशल बात चल रही है आपकी कि आप वाइज हैं, समझदार हैं। लेकिन जब आप लैक ऑफ टॉलरेंस हो गया है और चीज़ों को आप फट पड़ते हैं, वॉलेटाइल हैं आप, आपके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं और बाद में आप रिग्रेट कर रही हैं कि वो व्हाई डिड आई से दैट, और काम पे जो मुझे ब्रेन फॉग हो गया, मैं अपना डिसीजन नहीं ले सकी, मैं पहले तो बहुत हर चीज़ ऑन द टिप ऑफ माई टंग होता है लेकिन मैं बोल नहीं सकती, मेरी वोकैबुलरी मिस हो रही है। तो ये इन चीज़ों का ट्रीटमेंट चाहिए। तो फिर आप पहले अपने हार्मोन्स को फिक्स कर लें, फिर देख लें कि आसपास कौन नेगेटिव लोग हैं, उनको ज़िंदगी से बाद में निकालें। सो इट्स नॉट कि यू टेक द स्टेप Yeah. बिफोर Okay. because something is happening inside you. Fix inside first and then fix outside later. अच्छा, ये बताएं कि आपने पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में, मतलब पाकिस्तान में यंगेस्ट पेशेंट और ओल्डेस्ट पेशेंट के तो क्या एज ब्रैकेट है, कि बहुत यंग, कितना यंग और कितना? मैंने सबसे जो मेनोपॉज, उसको हम कहते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकता है, कोई फैमिली प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है। एक तो होता है ना कि आपके कैंसर हो गया, किसी को आपने रेडिएशन दी उसकी वजह से हो गया, या आपकी ओवरीज निकाल दी गई, खुदा ना खास्ता सर्जरी हो गई, कोई करनी पड़ गई, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, सिस्ट की वजह से, मास था, कोई कैंसर था, तो वो सर्जिकल मेनोपॉज होता है। सर्जिकल डॉक्टर ने निकाल दिया। लेकिन जो आप खुद से नेचुरल हो गया टाइम से पहले, वो उसे हम कहते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। मैंने 22 का देखा। अच्छा। जी 22 का। और फिर मज़े की बात ये है कि उसको भी डॉक्टर ने ये डिसमिस कर दिया कह के कि कुछ तुम्हें भी सिम्टम्स आ रहे हैं, 2-4 साल में तुम्हें आदत पड़ जाएगी, तो हार्मोन्स मत लो, अगर हैं तो ये सिंथेटिक हैं, 3 महीने के लिए ले लो। और क्योंकि पाकिस्तान में है ही सिंथेटिक ना, जो टैबलेट बाय माउथ देते हैं, तो ये उसके बाद फिर तुम गैप दे देना, वरना अगर ज़्यादा लंबे इस्तेमाल करोगे तो कैंसर हो जाएगा। तो उनके पास तो बायोरेंटिकल थे ही नहीं। बायोरेंटिकल वो वाली चीज़ है जो नेचुरल होते हैं और उन्हीं रिसेप्टर्स में काम करना चाहिए, तो वो कभी भी बाय माउथ नहीं देते, वो आप हमेशा स्किन के थ्रू देते हैं, ताकि वो आप लिवर को बाईपास कर देते हैं और आप गट को बाईपास कर दिया, तो अब उसमें ये होगा कि वो जब ब्लड में सीधा जाएगा तो वो उन रिसेप्टर्स पे काम करेगा जो आपके जिस्म में बन रहे थे हार्मोन्स उसी तरह। तो इसकी वजह से आपका जो राउट होता है, जिस तरह से आपने देना होता है, दैट्स अ बिगेस्ट डिफरेंस, आप स्किन के ज़रिए देते हैं। तो जब आपके लिवर के बाईपास नहीं होगा, लिवर बाईपास हो जाएगा, तो आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स इंड्यूस नहीं होंगे, जिसकी वजह से ये वाले हार्मोन्स ना तो क्लॉट करेंगे और ना ही ये उन रिसेप्टर्स पे काम करेंगे जहाँ पे जाके कैंसर होता है, ना ही ये ब्रेस्ट कैंसर करेंगे। तो एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा कम होता है। आई एम गोइंग टू रिपीट ऑन योर शो अगेन फॉर ऑल द डॉक्टर्स, नॉट जस्ट फॉर द पेशेंट्स। मुझे इंस्टा या फेसबुक पे जो देखते हैं मेरे पेशेंट, वो मुझे कहते हैं, हम जाके डॉक्टर को कहा कि व्हाट काइंड ऑफ एस्ट्रोजन की भी तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। डॉक्टर्स को ये भी नहीं पता कि एस्ट्रोजन की टाइप्स होती हैं, हमें सिखाया जो नहीं गया था, इसमें उनकी कोई फॉल्ट नहीं है। इसी तरह हमने कहा जी कि हमें सिंथेटिक नहीं चाहिए, हमें तो जो है बायोरेंटिकल चाहिए, और वो 17 बेटा एस्ट्राडायोल होता है, हमें तो मॉलिक्यूल का नाम भी याद है और मैंने अच्छी तरह तैयार कर दिया हुआ उन्हें कि गो टॉक टू योर डॉक्टर्स, ताकि अगर डॉक्टर्स को नहीं पता तो एटलीस्ट दे मेक एन एफर्ट
कि वो जाके या तो कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करें, स्पेशलाइज करने के लिए तो उनको 2 साल लग जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करें, अपने आप को अप टू डेट करें, एडवांस साइंस जो आई है और जो सारा कुछ ये पिछले 40 साल का डेटा है उसके बारे में सीखें, समझें रिसर्च को। और अगर नहीं टाइम एंड यू आर टू बिजी इन योर ओन प्रैक्टिस, तो फिर आप उनको सही गाइड कर दें कि आप BHRT प्रोवाइडर के पास चले जाएं जिनका ये एक्सपीरियंस है। उनको डिसमिस मत करें, उनको मिस इन्फॉर्म ना करें कि ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। जो बायोरेंटिकल होते हैं एक्चुअली उससे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम होता है क्योंकि आप इन्फ्लेमेशन कम कर रहे हैं, अगर आप उसको राइट डोज में दें तो, और राइट डॉक्टर की सिलेक्शन हो तो। अच्छा, ये ज़्यादातर कौन से हार्मोन्स इफेक्ट होते हैं? हार्मोन्स देखें, बड़ी खूबसूरत बात है। देखें, जो ओवरी होती है, अब उसकी लेयर्स होती हैं। बाहर वाली लेयर होती है थीका। डॉक्टर्स को अब अगर वो आपका शो देख रहे हैं तो यहीं से उनको नॉलेज आ जाना चाहिए। जो थीका सेल होती है वो पैदा कर रहा होता है टेस्टोस्टेरॉन। जो अंदर वाली सेल होती है, वो लेयर होती है, उसे कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल। अब जो टेस्टोस्टेरॉन होता है वो डिफ्यूज़ करके जाता है अंदर ग्रेनुलोसा सेल में, और जाके वहाँ एक एंजाइम होता है एरोमेटेज, उसकी एक्टिविटी की वजह से वो जाके बदल जाता है इनटू एस्ट्रोजन्स। एस्ट्रोजन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो जो ओवरी में बन रहा होता है 98% दैट इज 17 बीटा एस्ट्राडायोल। तो ये वो वाला हार्मोन है जो हमें चाहिए होता है, जिसे हम बायोरेंटिकल कहते हैं, जो आपको प्रिजर्व करना है खूबसूरती के लिए, वाइटलिटी के लिए, हेल्थ के लिए। जब औरत जवान होती है, बच्चा पैदा करना, ये वो वाला हार्मोन है जो हमें चाहिए, जो हम रिप्लेनिश करते हैं इन बायोरेंटिकल। उसके बाद फिर ओवरी में आपका प्रोजेस्टेरॉन भी बन रहा होता है। ठीक है, तो ये वाले सारे हार्मोन्स आपको चाहिए। फिर आपके एड्रीनल ग्लैंड होते हैं, जो किडनी के ऊपर छोटे छोटे एड्रीनल ग्लैंड होते हैं, वहाँ से भी ये हार्मोन्स बन रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे आपका 17 बीटा एस्ट्राडायोल नहीं बन रहा होता, बल्कि वहाँ पे एक और हार्मोन होता है जो कि वहाँ पे DHEA भी बन रहा होता है, वो भी एक हार्मोन है जो हम रिप्लेनिश करते हैं। और जो काइंड ऑफ हार्मोन मेनोपॉज में बनना शुरू हो जाता है उसको हम कहते हैं ईस्ट्रॉन। दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एस्ट्रोजन। एक्चुअली वो प्रो इन्फ्लेमेटोरी होता है, वो इन्फ्लेमेशन करता है, जिसकी वजह से बढ़ती एज के साथ आपको ब्रेस्ट कैंसर का खतरा भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप ये हार्मोनल बैलेंस चाहिए होता है आपको बिटवीन 17 बीटा एस्ट्राडायोल एंड ईस्ट्रॉन, तो अगर ये बैलेंस खराब हो जाता है मेनोपॉज में, तो फिर ये बैलेंस को आपने मेंटेन करना है। अगर बैलेंस खराब होगा तो इन्फ्लेमेशन होगी तो डिफरेंट रिसेप्टर्स पे डिफरेंट हार्मोन्स होंगे। अब ईस्ट्रॉन क्या करेगा? ईस्ट्रॉन वो वाला है जो कि आपके एड्रिनल ग्लैंड से बन रहा है, या पेरिफेरल टिश्यूज होते हैं, एडिपोज टिश्यूज वगैरह, वहाँ से भी बन रहा होता है, जाके अल्फा रिसेप्टर्स पे काम करता है। अल्फा रिसेप्टर्स आपके ब्रेस्ट के ऊपर होते हैं, उसको प्रोलिफरेट करेगा तो ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज़्यादा कर देगा। तो इसकी वजह से मेनोपॉज में जब इन्फ्लेमेशन होती है, एजिंग हो रही होती है, और अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर आपका ईस्ट्रॉन काम करता है, तो ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज़्यादा करता है। तो अब आपने ये बैलेंस कैसे वापस लेकर आना है? आपने उसको बीटा एस्ट्राडायोल देना है, नेचुरल हार्मोन्स देने हैं। जब वो बैलेंस आप वापस करेंगे तो वो अल्फा रिसेप्टर्स पे नहीं बल्कि वो अल्फा बीटा पे इक्वली काम करेगा। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मैं आपके प्रोग्राम में बता रही हूँ, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डॉक्टर्स टू, कि उनको पता चले कि ये रिसेप्टर्स कौन से हैं, टाइप ऑफ हार्मोन्स कौन से हैं, दैट व्हाट मैटर्स। ताकि वो जब प्रॉपर अपने आप को एजुकेट करेंगे तो वो अपने पेशेंट्स को बता सकेंगे कि हमने कौन सा हार्मोन देना है, किस डोज में देना है, कौन से रिसेप्टर्स पे काम करेगा, उनकी क्या फॉर्मुलेशन होनी चाहिए। ये डॉक्टर की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, और ये काम डॉक्टर के पास टाइम नहीं के जाके सीखे। तो उनको प्लीज़ BHRT प्रोवाइडर या स्पेशलिस्ट के पास भेज दें, ताकि कम से कम वो उनको बता सकें कि हमने क्या डोज देनी है और किस तरह से देनी है कि ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम हो जाएगा। अच्छा, ये जो चेंजेस हैं ये सडन होती हैं या ग्रेजुअल होती हैं? कभी कभी मेरे पास पेशेंट आते हैं जो कहते हैं हमारे पीरियड बिल्कुल ठीक चल रहे थे, थोड़े थोड़े सिम्टम्स थे अर्ली एज में, हमें पता भी नहीं चला और एकदम हमारे पीरियड ख़त्म हो गए। लेकिन आमतौर पे ज़्यादातर ये होता है कि जो आपके पहले हल्के हल्के अलामात आ रहे होते हैं, कभी कभी पीरियड चेंज होना शुरू हो जाते हैं, कभी पीरियड ज़्यादा आते हैं पेरीमेनोपॉज में, उसका कभी शॉर्ट हो जाते हैं और 21 दिन बाद आना शुरू हो जाते हैं, 28 दिन के बाद, और कभी 2-2 महीने नहीं आते, 3-3 महीने नहीं आते, और कभी आते हैं तो इतने बड़े बड़े क्लॉट्स आते हैं, माहवारी बदलना शुरू हो जाती है, और कुछ की आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का एंग्जाइटी और उसके ब्रेन के जो फॉग, ये वाले ब्रेन के सिम्टम्स जल्दी आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अर्ली मेनोपॉज में प्रोजेस्टेरॉन नीचे जाता है। प्रोजेस्टेरॉन वो वाला हार्मोन होता है जो आपकी ओवरी बना रही थी, जिसकी वजह से आपको अच्छी नींद आती है। आपका कामिंग गैबा रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन पे, उस पे काम करता है, तो इसकी वजह से न्यू ऑनसेट एंग्जाइटी डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो फिर वो खातून आके आपको कहती है कि मुझे कुछ अरसे से ऐसा हो रहा है, सिम्टम्स मेरे
थोड़े हैं, मुझे एंग्जाइटी डिप्रेशन हो रहा है, लेकिन मेरी पीरियड अभी भी नॉर्मल है, फिर भी उसको पेरीमेनोपॉज स्टार्ट हो गया है क्योंकि उसको सिम्टम्स आ गए हैं, तो आपको कोई ब्लड टेस्टिंग नहीं चाहिए होती, आपकी हिस्ट्री से पता चल देता है, डॉक्टर बता सकता है कि आपको पेरीमेनोपॉज स्टार्ट हो गया है। और फिर मेनोपॉज में अगर आप चाहें तो FSH और एस्ट्राडायोल के लेवल चेक करके बता सकते हैं, लेकिन एक एक्सपर्ट डॉक्टर आपकी हिस्ट्री से भी बता देगा कि अब आप उस एज में, उस फेज में हैं, या अगर कोई अर्ली 30s में आया तो आप ज़रूर ब्लड टेस्ट करवा लें, बिकॉज वो तो आपका थायराइड भी ख़राब हो सकता है, आपको कोई स्ट्रेस भी हो सकता है, आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है, आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। जब आपको पता चल गया कि आपने वो सारी चीज़ें रूल आउट कर ली और अब आपको कोई और बीमारी नहीं है और आप 40s में हैं, तो आपको हिस्ट्री इज़ इनफ। उससे पहले तो आपको कोई भी चीज़ हो सकती है ना, तो आपने ये नहीं है, थायराइड के भी ओवरलैपिंग सिम्टम्स होते हैं, आपको अगर कोई ऑटोइम्यून चल रहा है उसके भी ओवरलैपिंग सिम्टम्स हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं कि हार्मोन्स की वजह से ये चीज़ें हो रही होती हैं, अगर कोई नोन डिजीज़ ऑलरेडी है, आपको ऑटोइम्यून थी या थायराइड था, वो तो हमने आपको फिक्स करना ही करना है ना, वो तो आपको पता है, लेकिन जो चीज़ को हम फिक्स नहीं कर रहे और वो ओवरलैप कर सकता है, दैट इज़ हार्मोनल थिंग। आपने मुझसे एक हार्मोन पूछा था और कि कौन से हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन मैं बताना भूल गई आपको, सच अ ब्यूटीफुल हार्मोन, वो भी ओवरी से बन रहा होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, वो ज़्यादा कम नहीं होता। ओवरी अगर प्रेजेंट है और सर्जरी से नहीं निकाला गया तो टेस्टोस्टेरोन बनता रहता है। और टेस्टोस्टेरोन तो हमें आमतौर पे लोग कहते हैं जी आदमियों का हार्मोन है, एग्जैक्टली। हालांकि सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो अबेंडेंट हार्मोन प्रेजेंट है खातून के अंदर, दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन। अच्छा। और टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो एस्ट्रोजन नहीं बनेगा, आपका सारा एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन से बनता है। अगर आप जिस्म से टेस्टोस्टेरोन निकाल दें तो आपको यू हैव नो एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कभी डायरेक्टली जिस्म में नहीं बनता, आपकी ओवरी के अंदर, आपके पेरिफेरल टिश्यूज में, आपके एड्रिनल में, हर जगह पहले टेस्टोस्टेरोन बनता है, उसकी फर्दर एक्टिविटी होती है, वो एरोमेटाइजेशन होती है, जिसके बाद वो जाके उस एंजाइम की वजह से इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ एस्ट्रोजेंस बनता है, एस्ट्राडायोल या एस्ट्रॉन में बनता है। तो टेस्टोस्टेरोन तो इतनी खूबसूरत चीज़ है, और अगर टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो आपके अंदर फटीग होती है, एग्जॉशन होती है, ब्रेन फॉग होता है, आपका मसल मास कम होना शुरू हो जाता है। औरत कहती है मेरा कुछ करने को दिल नहीं करता, इनिशिएशन नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है लाइफ में, बस एक जगह बैठी हूँ तो बैठी रह गई हूँ और कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, और एक्सरसाइज कर करके मर गए, लेकिन कोई मसल, अब डेफिनेशन ही मसल्स की कोई नहीं रही, थकन, एग्जॉशन, उसके साथ सेक्सुअल डिज़ायर बहुत कम हो गई है, और कुछ आपका जो रिस्पॉन्स टूवर्ड्स योर सेक्सुअल लाइफ वो भी बहुत कम है। तो ये सारे जो फैक्टर्स आ रहे होते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन इज़ अ ब्यूटीफुल हार्मोन, मैं उनको स्टार्ट करती हूँ, उनको ट्रायल देती हूँ। कब पहले मैं हार्मोन स्टार्ट करती हूँ प्रोजेस्टेरोन, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट हार्मोन दैट गोज डाउन, उसके बाद एस्ट्रोजन देती हूँ, उसके साथ फिर मैं देखती हूँ कि अगर उनका टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम है या फिर अगर उनके सिम्टम्स आ रहे हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स एक चीज़ होती है, लैब एक चीज़ होती है, सो यू हैव टू सी कि आपने मिड वे कहाँ देखना है, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते लैब्स, तो उसकी वजह से फिर आपने देखना है कि आपने पेशेंट का बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली कोई आपने ट्रीटमेंट देना है, उसकी वजह से फिर आप सारे हार्मोन्स वन बाय वन रिप्लीट करते हैं, जो ख़त्म हो रहा है वही वापस देना है। जो अगर आप कहेंगे कि मोरिंगा, शतावरी, सप्लीमेंट्स, विटामिन B12, दैट सप्लीमेंटेशन, उनकी पोटेंसी होती है 1 2 3 मैक्स 5%, उसकी वजह से आपको वो फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं खाली आपको ये जड़ी बूटियाँ भी दे दूँगी, घर के टोटके भी दे दूँगी, आपको सिम्टम्स ख़त्म आना शुरू हो जाएंगे, आप कहेंगे हाँ थोड़ी नींद अच्छी आ रही है, स्ट्रेस कम हो गया है अश्वगंधा से, अच्छा चलो ठीक है, मुझे शतावरी से थोड़े पीरियड नॉर्मल हो गए, प्रिमरोज़ लेने की वजह से मेरे हॉट फ्लैशेस ख़त्म हो गए, दैट्स सप्लीमेंटेशन। क्योंकि वो कुछ फूड अच्छी ले लें आप, फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं उसके अंदर, जो फाइटोएस्ट्रोजेंस वो वाले प्लांट बेस्ड होते हैं जो कि मिमिक कर रहे होते हैं, उनकी पोटेंसी सिर्फ 2-4% होती है, जबकि जो हार्मोन हमने रिप्लीट करना है वो 100% है ना, तो 100% कहाँ, 2-4% कहाँ। तो अगर आप फाइटोएस्ट्रोजन देते हैं उसमें आप कहेंगे जी आप अपनी ग़िज़ा अच्छी रखें, लोबिया लें, दालें लें, आप हर किस्म की हरी सब्ज़ी लें, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये सारी चीज़ें जो है आपको फाइटोएस्ट्रोजेंस दे रहे हैं, नट्स लें, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड, मैग्नीशियम दे रहा है आपको, एग्स लें आप, एग लें, एंटी इन्फ्लेमेटोरी डाइट लें आप, अदरक, थूम, लहसुन, प्याज, जितनी चीज़ें ले सकते हैं। उसके साथ आप कहते हैं जी आपका मीट का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन बहुत अच्छी लें, फाइबर बहुत अच्छा लें, तो ये फ़िश लें, उसमें ओमेगा 3 होता है, कॉड लिवर ऑयल लें, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, बट दे विल ओनली हेल्प। लेकिन अगर जो चीज़ ख़त्म हुई है, जो आपकी मेन आर्मी, उसको आपने रिप्लीट करना है, दैट इज़ हार्मोन्स। अच्छा, ये जो मेनोपॉज़ है इसके कोई फिज़िकल सिम्पटम्स भी होते हैं?
जी, फिजिकल सिम्टम्स जोड़ों में दर्द हैं, औरतें अच्छा। आके आपको कहेंगी, एक तो आपका वो होता है इमोशनल सिम्टम्स के, एंजाइटी, डिप्रेशन, न्यू ऑनसेट मूड स्विंग्स, गर्मी लग रही है, जो फ्रोजन शोल्डर है आपका फिजिकल सिम्टम, वन ऑफ द थिंग्स जो आपको कोई रीजन नहीं नजर आ रही होती और 40s में जाके हो जाता है आपको कभी कभी। उसके बाद आर्थरेल्जियाज, इसको कहते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज। इसी तरह जेनिटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज, जीएसएम, ये दोनों सिम्टम्स अब सबको याद हो जाने चाहिए। आई टॉक अबाउट दैट अ लॉट। आर्थरेल्जियाज, आपके जोड़ों में दर्द होता है, मस्कुलोस्केलेटल, जितनी आपकी कार्टिलेज, हड्डियाँ, सब में दर्दें शुरू हो जाती हैं, जोड़ों में क्लिक क्लिक की आवाज़ आती है और ऊपर नीचे जाना सीढ़ियों में मुश्किल हो जाता है। तो ये जोड़ों की बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। फिर मसल्स में बहुत फटीग और दर्द होता है, और उसके साथ जो है आपने जीएसएम जिसे हम कहते हैं, जिसमें ब्लैडर के इन्फेक्शंस और यूटीआईज और फिर वेजिनल एट्रोफी और ड्राइनेस और इचीनेस, फिर स्किन जो पूरी ड्राई हो जाती है, जो आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, टिनाइटस, आँख की कानों के अंदर जिस तरह हार्ट पल्पिटेशन होती है, दिल की धड़कन तेज तेज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे भी जो हार्ट के रिदम को कंट्रोल कर रहा था एस्ट्रोजन के ऐसे नोड होता है जो हार्ट में उसको भी कंट्रोल कर रहा होता है एस्ट्रोजन। इसी तरह जो आपके टिनाइटस, जो जिसे हम कहते हैं रिंगिंग सेंसेशन, सीटियाँ बजती हैं कानों में, वहाँ पे भी जो है अगर आप ईएनटी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपका कितना टेस्टिंग कराएगा कि इनर एयर की डिजीज़ तो नहीं, मिडल एयर की डिजीज़ तो नहीं है क्या। लेकिन अगर न्यू ऑनसेट टिनाइटस है तो आप एस्ट्रोजन देना शुरू कर दें, फीमेल के हार्मोन्स को फिक्स करें। उसका न्यू ऑनसेट की बात कर रही हूँ, ये नहीं कि कोई पुरानी बीमारी प्रेजेंट थी, आपकी कोई ईएनटी का मसला चल रहा था, और अगर 40s में औरतें आती है इस कंप्लेन के साथ, तो ये सारे सिम्टम्स उसको आ रहे होते हैं। एंड देन फिक्स द हार्मोन्स, यू विल सी, इतनी दुआएं देंगी आपको, कसम से इतनी दुआएं देंगी आपको, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सच अ मीनिंगफुल प्रोडक्टिव वे ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। आपको कहेंगी मैं इतने डॉक्टरों के पास, 10 डॉक्टरों के पास होकर आ गई हूँ, मेरी किसी ने बात नहीं सुनी, मुझे डिसमिस कर दिया, मुझे कह दिया ये नॉर्मल है, नेचुरल है, और अभी थोड़ी देर में सिम्टम्स आएंगे, 2-4 साल में गुजर जाएंगे। यस, दे आर राइट, क्योंकि आपकी बॉडी अडेप्टेशन के लिए बनाई गई है। आप एक ऊंट है ना पानी सहरा के अंदर, उसके अंदर भी अडेप्टेशन कर दी गई है कि वाटर स्टोर कर देता है, उसे पता है मुझे ज़्यादा पानी नहीं मिलना, सो दे गेट अडेप्टेड। औरत को, बंदों, इंसान को अल्लाह मियाँ ने ह्यूमैनिटी को इस तरह क्रिएट किया अडेप्टेशन के लिए। अब बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं जी अगर ये चीज़ें ऐसे ही होनी हैं तो हम क्यों फिर, और बुढ़ापा ऐसा ही होना है तो हम इसके अंदर पंगा लेके हार्मोन्स दे के उनको क्यों जवान कर रहे हैं दोबारा। इट्स नॉट अबाउट जवानी, इट्स अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम ये नहीं कह रहे कि आपको जो है, यस एक्चुअली नई साइंस आ रही है कि 10 साल में अगर आप क्रॉनिक इलनेस से दूर रहें, कैंसर ना होने दें, डायबिटीज़ ना होने दें, अनकंट्रोल्ड डिप्रेशन, सॉरी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ना होने दें, तो आपको एक ऐसी मेडिसिन मिल जाएगी 10 साल में, जो लोग इन बीमारियों से दूर रहेंगे, दे कैन लिव अप टू 120 ईयर्स। वो तो साइंस चल रही है, हम उसके बारे में नहीं सोच रहे, जो हमारे पास है हम उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाह रहे हैं। तो अगर आपके पास प्लेन नहीं था तो आप पाँव पे जाते थे ना, तो उसके बाद जब प्लेन आ गया, आपके पास फ्रिज आ गई, लाइट आ गई, साइंस ने तरक्की कर ली, तो फिर आपको चाहिए कि अभी भी आप लोग सारे केव में रहें, आप हीट में ना रहें, आप साइंस को ना यूज़ करें, ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट ना लें, किसी को कैंसर हो गया तो उसको जाने दें, अल्लाह की समझ के कि भाई ठीक है कैंसर हो गया, अल्लाह की आजमाइश है। तो ये सारी चीज़ें आके हार्मोन्स पे क्यों टूट जाती हैं आपकी, कि हार्मोन्स पे आके अच्छा ये तो तरीका है, ये तो नेचुरल है। बाकी दुनिया में आप कौन सा काम नेचुरल कर रहे हैं? पाकिस्तान में अभी आप जाके देखिए, औरतें जो हैं कितना टन्स एंड टन्स ऑफ मनी अपनी स्किन केयर पे लगा रही हैं, अपनी बोटॉक्स, फिलर्स, लेज़र्स पे लगा रही हैं, और उनको बाहर की खूबसूरती का मुसीबत पड़ी हुई है, कपड़े खरीद रहे हैं ढेर सारे कि भाई अच्छे लग जाएं। आपकी अंदर की हेल्थ अच्छी नहीं है, यू आर नॉट फीलिंग वेल फ्रॉम इनसाइड, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं है, आपसे दौड़ा भागा नहीं जा रहा, चला जा नहीं रहा, आपसे स्टेयर्स ऊपर चढ़ते हुए आपकी घुटनों में दर्द हो रहा है। और अभी तो आप यंग हैं 40s 50s में, वेट के जब 60 70s में फिर आप कहेंगे कि हमारी बहू हमारा ख्याल नहीं रखती। तो अपने आने वाले लाइफ के बारे में जो है आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना है। इट्स नॉट अबाउट के हमने 100, अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग कि 100 साल तक, लेकिन जितनी भी देर जिंदा रहना है अच्छे तरीके से जिंदा रहना है, बिल्कुल। तो अच्छा, दैट्स व्हाट इट इज अबाउट। अच्छा ये बताएं कि जो ऐसी खवातीन जो मतलब 60 मतलब की एज में है, उनको मेनोपॉज हो गया, तो वो भी आया BHRT उनके लिए भी है? एक्चुअली मैं कल एक टेबल टॉक पे थी और मेरा जो क्राउड था वो सारा इसी एज में था, एंड
आई होप कि ये आपका पॉडकास्ट देखे। मैं उनको एक बात बताना भूल गई थी कि जिस तरह मैंने कहा कि एयूए की गाइडलाइंस हैं कि जितनी भी लेट 40s में हैं वो उनको जो है वेजिनल एस्ट्रोजन ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोजन डिक्लाइन हो गया तो वहाँ पे आपका ब्लैडर और जो आपकी वेजाइना, जो आपका प्राइवेट एरियाज है, वहाँ पे बीमारियाँ आना शुरू हो गई। तो एवरी विमेन ऑफ दैट एज शुड बी ऑन वेजिनल एस्ट्रोजन। और वेजिनल एस्ट्रोजन की तो कॉन्ट्राइंडिकेशन भी कोई नहीं है ना, वो तो अब्जॉर्ब ही नहीं होता, बॉडी में सिस्टमिक ब्लड में जा ही नहीं रहा। तो सारी औरतों को मैं कहती हूँ कि वेजिनल एस्ट्रोजन या वेजिनल डीएचए ज़रूर इन खवातीन को इसके ऊपर होना चाहिए। नॉट जस्ट के क्योंकि वो कहेंगे जो हम सेक्शुअली एक्टिव नहीं है या हम नहीं अपने हस्बैंड के साथ, तो हमें क्या ज़रूरत है। नहीं, फॉरगेट अबाउट दैट पार्ट, दैट इज़ एसेंशियल पार्ट, बट दैट्स ओनली वन पार्ट ऑफ लाइफ। बाकी जो आपने अपने ब्लैडर के इन्फेक्शंस को बचाना है, बाकी जो आपकी वहाँ पे एट्रोफी हो रही है, वो आपकी बड़ी तकलीफ दे हो जाएगी। तो अपनी हेल्थ के लिए भी आपको, अगर सेक्शुअली एक्टिव नहीं भी हैं, कुछ इस एज में अगर हस्बैंड नहीं है या वैसे ही नहीं है, तो आपको अपनी हेल्थ के लिए वेजिनल एस्ट्रोजन तो ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं उनका इंटरव्यू लेती, मैं उनका मेडिकल हिस्ट्री लेती हूँ। अगर वो मेटाबॉलिकली हेल्दी हैं, उनको कॉन्ट्राइंडिकेशन कोई नहीं है, यानी कि उनको कैंसर नहीं हुआ हुआ भी, उनको ऑलरेडी अल्जाइमर नहीं स्टार्ट हो गया हुआ, उनको ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ ऑलरेडी अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल तो हर एक को होता है इस एज में, अनकंट्रोल्ड नहीं है, तो इट्स नेवर टू लेट। इस एज में जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपने देख लेना है कि उनको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो। कॉन्ट्राइंडिकेशन तो जिसको भी होगी, 4 कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं, वो किसी भी एज में हो, हम उनको नहीं स्टार्ट करते। इस एज में मेटाबॉलिकली हेल्दी हैं तो इट्स नेवर टू लेट, तो आप उनको ज़रूर BHRT स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन थोड़ा लेट हो गया इस लिहाज से कि उनकी बोन्स को हम बचा सकते हैं अभी भी, लेकिन स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि अल्जाइमर डिजीज़ के बचाने के लिए उनको अर्ली स्टार्ट करनी चाहिए थी। जो न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो गई हैं 40s में, अर्ली 50s में, उनके लिए वो थोड़ा रिवर्स नहीं होंगी, लेकिन बोन की हेल्थ को प्रिवेंट किया जा सकता है। सो इट्स नेवर टू लेट। अगर वो मेटाबॉलिकली हेल्दी हैं, वो एक ऐसे डॉक्टर से बात कर रही हैं जो उसका एक्सपर्ट है, उसको पता है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, एंड दे कैन मॉनिटर द लेवल्स एंड दे नो कि कैसे पेशेंट को देखना है, तो वो फिर स्टार्ट कर सकती हैं। लेकिन वेजिनल एस्ट्रोजन तो ज़रूर कर दें खुदारा। बल्कि यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि जितने भी ICU के पेशेंट होते हैं, ICU के पेशेंट में आप हर बंदे को कैथेटराइज करते हैं। कैथेटराइज जो पेशाब की नाली लगाते हैं ना, तो हर उस औरत को प्लीज़, जिसको कैथेटराइज कर रहे हैं, पहले वेजिनल एस्ट्रोजन दें, उनकी थेरेपी स्टार्ट कर दें। ये लोकल होती है, ये ब्लड में नहीं जाती, लेकिन आप उनके टिश्यू को जो ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं कैथेटर डाल के, कम से कम उस तकलीफ से बचा लेंगे, उसको इस एट्रोफी से और उस पेन से बचा लेंगे। तो हर ICU का पेशेंट, जो बूढ़ी खवातीन होती हैं, कैथेटर पे होती हैं, और कैथेटर की वजह से भी UTIs बार बार होना शुरू हो जाते हैं, इनोकुलेशन हो रही होती है बैक्टीरिया की, तो सारी खवातीन को, बल्कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको मैं चाहती हूँ कि यूरोलॉजिस्ट के साथ मेरा एक ऐसा ग्रुप हो जहाँ पे मैं उन्हें बताऊं कि GSM क्या होता है, जेनिटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज। जेनिटो का मतलब जेनिटल्स, आपके जो प्राइवेट एरियाज औरत के, यूरिनरी जो यूरिनरी सिस्टम, ब्लैडर, तो ये दोनों की कॉम्बिनेशन और दोनों का जो है मिलके हमें काम करना होगा। गायनी को भी, हॉर्मोन्स वाले जो भी हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, और साथ डिफरेंट स्पेशलिटीज़ जिसमें यूरोलॉजी भी आ जाता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी आ जाते हैं, साइकाइट्रिस्ट भी आ जाते हैं। सब डॉक्टर्स को हार्मोनल हेल्थ समझना है इफ़ यू आर डीलिंग विद वुमेन। अच्छा, ये बताएं कि जो पेरी मेनोपॉज जो है, इससे मतलब बहुत सारी खवातीन मतलब स्लीपिंग डिसऑर्डर भी, इंसोम्निया का भी जी। कंप्लेन करती हैं, तो ये भी मतलब उसकी वजह से होता है या? अब देखिए, अगर किसी को क्रॉनिक इंसोम्निया चल रहा है, ठीक है, और वो पहले से ही चल रहा था, और उसकी ज़िंदगी में बहुत अफरा तफरी, क्योस है, स्ट्रेस चल रहा है, उसको इश्यूज थे पहले इससे कोई, तो वो तो उसके लेकर आ रही है ना वो वाले इश्यूज, वो इस एज में जाके 40s में एम्पलीफाई हो जाएंगे, क्योंकि अब जो उसके हार्मोन्स नीचे जाएंगे, जो थोड़ी सी प्रोटेक्शन उसके हार्मोन्स की थी वो भी गई, तो उसके जो पिछले सारी डिजीजेस लेके वो इस एज में एंटर हुई है, तो वो डबल ट्रिपल होके आके उसको हिट करेंगी। ठीक है, तो हार्मोन्स तो नीचे गए गए। अब यह है कि अगर कोई एक ऐसी औरत है जो पहले फिजिकली फिट थी और किसी को कोई मसला नहीं था और 40s में जाके हो गया, तो उसका पेरीमेनोपॉज है। लेकिन अगर ऐसी औरत थी जिसको पीछे से हिस्ट्री चल रही थी, उसके पीछे से बीमारियां चल रही थी, वो अपनी पीछे से हिस्ट्री लेकर आई है, मेडिकल हिस्ट्री, और फिर जब वो आके पेरीमेनोपॉज में हिट किया है, तो उसका वो सारी चीज़ें डबल ट्रिपल हो गई। होना है आपको कम या ज़्यादा, अगर पहले से हिस्ट्री लेकर आ रही हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, अगर पहले फिट थी तो फिर भी हो जाएगा, किसी को कम किसी को ज़्यादा।
सो इट डिपेंड्स ऑन द हेल्थ ऑफ योर पेशेंट ऑल्सो। तो जब भी आप मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं तो आप ये देख लें और फिर उसके बाद पेशेंट को ये भी बता दें कि आपका पीछे हिस्ट्री चल रहा था, अब ये एम्पलीफाई हो गया, तो हम हार्मोन्स को फिक्स करके आपकी पिछली वाली बीमारी तो सही ठीक नहीं कर सकेंगे, उसके लिए तो आपको साइकाइट्रिस्ट को देखना ही पड़ेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है। लेकिन अगर ये खाली हार्मोन्स थे तो खाली हार्मोन्स तो हम फिक्स कर देंगे, तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। साथ आप अपनी डाइट सही करें और स्ट्रेस को कम करें, कॉर्टिसोल लेवल को मैनेज करें और अपना एक्सरसाइज करें और अपना मसल बनाएं, वेट ट्रेनिंग करें और सारी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लें, यू विल बी फिक्स्ड। लेकिन अगर कोई पीछे से बीमारी चल रही थी तो उसके लिए फिर आपको मल्टीपल डॉक्टर्स को उसकी ट्रीटमेंट में ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, जो मूड स्विंग्स है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ये बहुत कॉमन है आजकल। जी। तो ये मतलब ये हार्मोन से ही सिर्फ रिलेटेड है या ये नहीं, कि देखिए मैंने अदरवाइज? आपको बताया, अब आपको अपने हस्बैंड के साथ रोज़ लड़ाई हो रही है, इन-लॉज़ के साथ रोज़ लड़ाई हो रही है, आपका स्ट्रेस का लेवल वो है, आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस है, आपके पास घर में खाने के पैसे नहीं हैं, तो ये उस वजह से भी तो हो सकता है ना। ओके। आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी चल रही है, विटामिन B12 आपको डेफिशिएंसी, आपके थायराइड के इश्यूज़ चल रहे हैं, आपका वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये बेसिक ब्लड वर्क करा के तो आपकी मेडिकल हिस्ट्री में पता कर लेगा ना कि आपको ये प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है। अब मैं आपको हार्मोन्स देके सारा कुछ फिक्स कर दूं, लेकिन आपका मसला तो ये था कि आपका इन-लॉज के साथ लड़ाई चल रही थी, वो तो मैंने आपका फिक्स नहीं किया ना, वो तो आपका सोशल इशू चल रहा है। तो ये अगर आप, मैंने आपका मेथिलेशन एक चीज़ होती है कि अगर आपका विटामिन B12 के लेवल मैंने फिक्स नहीं किए और मैं आपके हार्मोन्स को फिक्स नहीं कर सकती, क्योंकि आपका जो हार्मोन है, एक तो है हार्मोन्स बनाना, देना, जो बन रहे थे उन्होंने जिस्म से निकलना भी तो है ना। वो कैसे निकलते हैं? वो आपके लिवर से निकलते हैं, आपके गट से निकलते हैं, जिसको हम कहते हैं फेज़ 2 एंड फेज़ 3 मेटाबॉलिज्म। अगर आपका गट सही नहीं है, इन्फ्लेम्ड है आपको, या आपका लिवर सही नहीं है, डैमेज्ड है और लिवर सही तरह काम नहीं कर रहा है, तो आपको लिवर डिटॉक्सिफिकेशन और गट डिटॉक्सिफिकेशन पहले करनी पड़ती है, क्योंकि जो हार्मोन अंदर डाले हैं वो तो आपको अच्छे रिसेप्टर्स पे काम कर लिया। अब अगर वो बायो आइडेंटिकल है तो वो अच्छे, आप अपने अपने रिसेप्टर्स पे काम कर लिया, तो आपने उसको पहले ही वो फॉर्म दी जो कि अच्छी वाली फॉर्म थी। लेकिन अगर आपने उनको सिंथेटिक दे दिया और उनको पहले से ही इन्फ्लेमेशन थी, तो वो तो फिर और उनको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप नेचुरल हार्मोन भी देंगे, अच्छी डोज में भी देंगे, तो आपका गट की हेल्थ और आपके लिवर की हेल्थ अच्छी होगी तो जिस्म से बाहर जाएगा ना। उन्होंने मेटाबॉलिज्म भी बाहर निकलना है, तो उस मेटाबॉलिज्म के अंदर आपकी मेथिलेशन बड़ी ज़रूरी होती है। मेथिलेशन होता है जो आपको विटामिन B12 से मिल रही होती है। तो अगर आपके विटामिन B12 के लेवल कम है, तो आप कोई भी जो हार्मोन स्पेशलिस्ट है वो आपके B12 की, या फेरेटिन, अगर आपका फेरेटिन होता है स्टोर्ड आयरन, अगर वो कम है तो वो आपके हार्मोन्स को फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको चाहिए हार्मोन मेटाबॉलिज्म के लिए भी। खाली हार्मोन देना नहीं ज़रूरी, हार्मोन का मेटाबॉलिज्म समझना भी तो ज़रूरी है कि उसने जिस्म से निकलना है कैसे अपना काम करने के बाद। अगर आप उसकी गट की हेल्थ सही नहीं, उसको इन्फ्लेमेशन है, तो फिर वो आप आधा काम कर रहे हैं, पूरा काम नहीं कर रहे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरे साइकिल को समझा जाए। बिल्कुल। तो अच्छा, ये न्यूट्रिशन जो है, ये पेरीमेनोपॉज़ और मेनोपॉज़ जो है, इसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप की न्यूट्रिशन जो है वो अच्छी नहीं है, जिस तरह मैंने कहा कि 5 पिलर्स होते हैं ना आपके, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज। अब अगर आप प्रोटीन ही नहीं खाते, तो आपको पता है कि हमारा जो मसल मास होता है वो इन 30s कम होना शुरू हो जाता है। कोलेजन आपका 30s में 1 to 2% एवरी ईयर कम होना शुरू हो जाता है। तो आप 7 से 8% तो आपका मसल मास और कोलेजन 30s में ही ख़त्म होना शुरू हो जाता है। बाय द टाइम अभी आप 40 के पूरे नहीं हुए, तो आपका जो है आहिस्ता आहिस्ता मसल मास कम हो रहा है। और एक दफ़ा मसल मास कम हो जाए तो उसको वापस रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके यही तरीके होते हैं, मसल मास कैसे बनाना है। आपने देखा होगा बुढ़ापे में जाके, कभी-कभी ओल्ड एज में एक्चुअली आप हेल्दी हैं, लेकिन आपका मसल नहीं है और आप निकाहत और लागर हो जाते हैं, एकदम आपका मसल बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो है डेथ हो सकती है, सार्कोपीनिया की, इसको कहते हैं सार्कोपीनिया, कि मसल आहिस्ता-आहिस्ता घूरना ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो मसल जो है जितना ज़्यादा होगा, उतनी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। तो मसल कैसे बनता है? प्रोटीन से। आप रेड मीट लें, एग्स लें, आपके पास जो हार्मोन्स के लिए एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, ये सारी चीज़ें, गुड फैट, घी, बटर, ये हर चीज़ वो है जो हार्मोन्स बनाती है। टेस्टोस्टेरोन के लिए भी आपको जो है, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन है, चाहे प्रोजेस्टेरोन है, चाहे वो आपका एस्ट्रोजन है, उसका जो मेन चीज़ वो बनता कहाँ से? वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है।
तो अगर आप क्रैश डाइट कर रहे हैं और आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं कर रहे, तो आप वो लड़कियों को देखें, उनके इरेगुलर पीरियड होना शुरू हो जाते हैं, वो ज़ीरो साइज़ होके फिर रही होती हैं लेकिन पीरियड कोई नहीं आ रहे होते, दे आर नॉट फिट, दे आर जस्ट थिन। तो फिटनेस का एहसास जो होता है वो आपके मसल से होता है। जितने आपके लेग्स के या थाइस के मसल होते हैं उसके अंदर उतने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? जो आपको एनर्जी दे रहा होता है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग आपकी फैक्ट्री होती है वहाँ से। तो माइटोकॉन्ड्रिया को भी फैट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एस्ट्रोजन और हार्मोन्स चाहिए फॉर अ प्रॉपर फंक्शनिंग। इसी तरह जो है आपके हार्मोन्स बन रहे हैं आपके कोलेस्ट्रॉल से, आपको फैट चाहिए, गुड फैट। उसके बाद आपको न्यूट्रिशनल, आपको हार्मोन्स को चाहिए जितने भी को फैक्टर्स होते हैं आपके हार्मोन्स के बनाने के लिए, मैग्नीशियम, विटामिन D3, आपके ओमेगा 3, आपकी फूड के अंदर जो मैंने पहले आपको फाइटोएस्ट्रोजन बताए पूरी लिस्ट, हरी भरी सब्जियां जितनी आप खा सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको हेल्प करेंगी। आप किसी एक चीज़ के पीछे नहीं जा सकते, लेकिन अगर आपने हर चीज़ दे दी, फूड भी अच्छी कर ली, स्ट्रेस को भी कंट्रोल कर लिया, स्लीप भी अच्छी, दबा के आप अच्छी तरह सो गए, ठीक है, फिर भी आपके अंडे ख़त्म होने हैं, अंडे ख़त्म होने हैं, हार्मोन ख़त्म होने हैं। तो अगर आप क्रॉनिक इलनेस से बचना चाह रहे हैं विद गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो पांचवा पिलर जो आपके हार्मोन्स हैं, जो आपको प्रोटेक्शन दे रहे थे फ्रॉम क्रॉनिक इलनेस, वो उसका ट्रीटमेंट है। बाकी सारी चीज़ें इज़ लाइक जिस तरह आप दुल्हन बनाते हैं, अब प्यारी लड़की है, उसको सजाना है, उसको आपने जेवर पहनाने हैं, कपड़े खूबसूरत पहनाने हैं, तो आपका न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट, आयुर्वेदा, ये सारी चीज़ें जो उनके कपड़े हैं, उनके जेवर हैं। लड़की जो है वो जो दुल्हन है बाय इटसेल्फ वो हार्मोन है। अच्छा, ये BHRT का और जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है, इसको ज़रा थोड़ा-सा जो है मैंने वो बीच भी में आपको बताया था कि एक्चुअली ना WHI स्टडी है हुँ, जिसकी वजह से ये सारा उर्दू में मैं कहूँगी स्यापा पड़ गया है। हुँ, उसमें ये हुआ कि कोई 25 के साल पहले एक WHI स्टडी हुई। WHI स्टडी इज़ द बिगेस्ट जो अभी तक हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हार्मोन की बड़ी ये स्टडीज़ थी। उसमें उन्होंने हार्मोन्स दिए औरतों को, और हार्मोन्स दे के देखा जी कि अगर हम हार्मोन्स देते हैं तो उनका ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, उनका हार्ट डिजीज़ क्या होता है, और मल्टीपल क्राइटेरिया चेक किए। उसमें जो उन्होंने हार्मोन्स दिए थे वो सिंथेटिक हार्मोन्स थे। सिंथेटिक हार्मोन्स कौन से होते हैं? जो आप टैबलेट्स देते हैं। अब एथिनिल एस्ट्राडायोल या कॉन्जुगेटेड एक्वाइन एस्ट्रोजन, ये वो वाले हार्मोन्स हैं जो सिंथेटिक हार्मोन्स हैं, जो आदमी ने लैब के अंदर बनाए हैं केमिकल्स। और ये कहाँ से बने थे? ये घोड़े के पेशाब से बनाए थे, क्योंकि जो घोड़ा एक प्रेग्नेंट घोड़ी थी, उसका वो बहुत ज़्यादा कितने टन्स एंड टन्स ऑफ एस्ट्रोजन रिलीज़ करती है अपने पेशाब में। तो उससे लेके उन्होंने लैब में क्रिएट किए सिंथेटिक हार्मोन्स, और वो वाले सिंथेटिक हार्मोन्स फिर उन्होंने औरतों को दिए, कॉन्जुगेटेड एक्वाइन एस्ट्रोजन। उसके साथ जो उन्होंने सेकंड हार्मोन दिया, एस्ट्रोजन कभी अकेला नहीं लेते, आपने यूट्रस को, बच्चेदानी को कैंसर से बचाना होता है तो वो हमेशा टीम वर्क करता है विद प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन जो सिंथेटिक था उसको कहते हैं प्रोजेस्टिन्स, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन दिया। जब ये कॉम्बिनेशन दिया तो उन्होंने देखा जी कि ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने DC के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई ओवरनाइट, जो कैंसर हो गया, उन्होंने सारा जो है टर्मिनेट कर दिया WHI स्टडी को। वुमेन, ये जो पूरी स्टडी हुई थी वुमेन हेल्थ इनिशिएटिव, और उसके बाद उन्होंने कहा जी हार्मोन जो है कैंसर कर देते हैं, तो उसकी वजह से अब हम नहीं दे रहे। और फिर वो जो स्किल था 20-25 साल पहले, आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर्स ने देना बंद कर दिया। 2002 में ये हुई थी स्टडी। तो जब डॉक्टर्स ने देना बंद कर दिया तो उसके बाद फिर ये स्किल ख़त्म होता गया, फिर लोग भूल गए। और ये सारी जो चीज़ें हुई थी, जितना भी हुआ था, वो इट्स सिंथेटिक हार्मोन्स की वजह से था। सिंथेटिक हार्मोन्स कौन से होते हैं? मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन, लेवोनॉर्जेस्ट्रल, नॉर्जेस्टिमेट, फेमिलिया, ये जो पाकिस्तान में, प्रोगिनोवा, प्रोग्युलिटन, ये सारे जो बाय माउथ आप दे रहे होते हैं, ये आपके अगर आप इवन 17 बेटा एस्ट्राडॉल जो केमिकल फार्मूला है बायोरेंटिकल का, वो भी बाय माउथ दें, वो भी लिवर में जाके मेटाबलाइज हो जाता है इनटू ईस्ट्रॉन। और मैंने क्या बताया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्ट्रोजन होते हैं, तो ईस्ट्रॉन जाके ब्रेस्ट के ऊपर काम करता है, अल्फा रिसेप्टर्स पे, तो वहाँ प्रोलिफरेशन करता है, तो रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा कर सकता है। तो आपने सिंथेटिक हार्मोन्स को कंफ्यूज नहीं करना। सिंथेटिक हार्मोन्स जो होते हैं वो लिवर में जाके क्लॉटिंग फैक्टर्स को इंड्यूस करते हैं, और वो जाके अल्फा रिसेप्टर, वो ईस्ट्रॉन पैदा करते हैं। ईस्ट्रॉन कौन सा वाला है? जो वो वाला एस्ट्रोजन जो मेनोपॉज का होता है, और हमने उससे दूर रहना है। आपकी इन्फ्लेमेशन ईस्ट्रॉन की वजह से हो रही है, वो प्रो इन्फ्लेमेटोरी है। तो हम जब बायोरेंटिकल की बात करते हैं तो वो जवानी का हार्मोन जो होता है उसे हम 17 बेटा एस्ट्राडॉल कहते हैं। वो आप कभी बाय माउथ नहीं देते, आप लिवर को बाईपास कर रहे हैं, वो आप थ्रू स्किन देते हैं।
और वो कहाँ काम करता है? अल्फा और बेटा रिसेप्टर्स पे इक्वली काम कर रहा होता है। तो वो खाली बेटा अल्फा पे नहीं काम करता। जो सिंथेटिक होते हैं वो ज़्यादा अल्फा पे काम करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट के कैंसर को इंक्रीज कर सकेंगे, क्योंकि जो ब्रेस्ट के ऊपर ज़्यादा रिसेप्टर्स प्रेजेंट हुए हैं अल्फा रिसेप्टर्स हैं। इसी तरह वो यूट्रीन हाइपरप्लेजिया, जो यूट्रस बच्चेदानी के ऊपर, वहाँ पे भी अल्फा रिसेप्टर्स हैं। तो हर जगह अल्फा और बेटा रिसेप्टर्स जिस्म में प्रेजेंट होते हैं। अब हार्मोन डिसाइड करता है कि कौन सा काइंड ऑफ हार्मोन है और उसने किस रिसेप्टर की एफिनिटी का मतलब हुआ किस रिसेप्टर के ऊपर जाके काम करना है, उसको स्टिमुलेट करना है। तो ये फार्मूले के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो जो अल्लाह ने ये फार्मूला बनाया हुआ है ओवरी से, वो 17 बीटा एस्ट्राडियोल है। और जो आप बना के बाहर से हार्मोन्स देते हैं जो पाकिस्तान में चल रहे हैं अभी तक, वो सिंथेटिक हार्मोन्स हैं। जो प्रोजेस्टिन्स होते हैं वो भी सिंथेटिक होते हैं। जो एक्वाइन कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन्स, एथेनल एस्ट्राडियोल, जो आपके बर्थ कंट्रोल में यूज हो रहे होते हैं, वो कई ज़्यादा पोटेंट हैं, 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन नेचुरल हार्मोन्स जो होते हैं वो तो इतने पोटेंट होते ही नहीं। वो तो बड़े उसी पोटेंसी में होते हैं जो आपकी ओवरी बना रही थी। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो हमें सीखना समझना चाहिए। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर बात करें आप, तो अगर किसी को ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर हो गया हुआ है तो हम उसको बायोरेंटिकल हार्मोन्स, कोई भी हार्मोन्स नहीं दे सकते। दैट्स अ कॉन्ट्राइंडिकेशन, दैट्स अ एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। लेकिन अगर कोई आके मुझे कहता है मेरी अम्मी को जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है, या मेरी बहन को ब्रेस्ट कैंसर है, या एक ब्रेस्ट कैंसर की टेस्टिंग होती है ब्रैका टेस्टिंग, जेनेटिक टेस्टिंग, वो मेरी फैमिली में जो है या मुझे पॉजिटिव है, तो क्या मैं हार्मोन्स ले सकती हूँ? एब्सोल्युटली आप ले सकती हैं। सो इवन ये जो बायोरेंटिकल होते हैं ये तो इन्फ्लेमेशन कम करेंगे। तो इसकी वजह से आप अर्लियर स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो। माई मॉम, अल्लाह में उनको जन्नत नसीब करे, डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एट द एज ऑफ 50। तो मेरी पूरी फैमिली हिस्ट्री जो है आ जाती है। अम्मी को था, मेरी ग्रैंड मदर को था। तो उसकी वजह से क्या हम बायोरेंटिकल नहीं लेंगे? एब्सोल्युटली लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपका ज़्यादा खतरा है कि आप नहीं लेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। सो आपने इन्फ्लेमेशन कम करना है। सो फैमिली हिस्ट्री इज़ नॉट द कॉन्ट्राइंडिकेशन। पॉजिटिव ब्रैका टेस्टिंग इज़ नॉट द कॉन्ट्राइंडिकेशन। ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर जिनको हुआ है वो भी अब ले रहे हैं बाहर के मुल्कों में, लेकिन उसके लिए ऑन्कोलॉजिस्ट को ऑन बोर्ड होना चाहिए। यहाँ पे तो आम बंदे को हार्मोन्स देने का या उनका कॉन्सेप्ट नहीं है, या उनको समझाना मुश्किल है। अभी डॉक्टर्स को, एक्चुअली आई कम हियर एवरी 8 वीक्स, डॉक्टर्स को टीच एंड ट्रेन करने आती हूँ मेडिकल कॉलेजेस में। उनको सिखाएंगे समझाएंगे तो पेशेंट तक मेडिसिन पहुँचेगी ना। तो अभी ऑन्कोलॉजिस्ट दूर की बात है। ऑन्कोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए कि हाउ टू, कैसे उन्होंने G1 या BHRT स्पेशलिस्ट के साथ मिल के काम करना है। दैट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, ये खवातीन के हार्मोन्स की तो काफ़ी सारी हमने बात की। कोई मतलब मर्दों के भी कोई हार्मोन्स से रिलेटेड कुछ क्लिनिकल चीज़ें हैं? रिसर्च ने दिखाया है कि जिन आदमियों का टेस्टोस्टेरॉन कम होता है उनका खतरा ऑफ हार्ट डिजीज विद इन फर्स्ट 5 ईयर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो टेस्टोस्टेरॉन जिस तरह औरतों के लिए एस्ट्रोजन होता है, उस तरह ही आदमियों का जो टेस्टोस्टेरॉन होता है, उनका XY क्रोमोसोम होता है, उनके अंदर अल्लाह मियाँ ने कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई कि वो अंडों के ज़ख़ीरे के साथ पैदा हुए हैं। वो हर महीने अपना ज़ख़ीरा रिप्लेनिश खुद ब खुद करते हैं। उनका स्पर्म काउंट बिलियंस में होता है, बिलियंस एंड बिलियंस बनते रहते हैं। तो इसलिए अगर वो मेटाबॉलिकली हेल्दी हैं, यानी कि अगर वो एक्सरसाइज करते हैं, अपना मसल बनाते हैं, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेते हैं, दबा के मीट खाते हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं, उनको कोई क्रॉनिक इलनेस नहीं है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है आदमियों का, फिर भी उनका जो टेस्टोस्टेरॉन विद एजिंग कम होता है, लेकिन उस तरह से कम नहीं होता जिस तरह औरतों को हो जाता है। औरतों में मेनोपॉज, मेनो मीन्स मेंस्ट्रुएशन, पॉज मीन ख़त्म। आदमियों में एंड्रोपॉज जो होता है वो एक मोर सोशल मीडिया की मतलब आप इंस्टा पे जाएं, सोशल मीडिया पे जाएं, वो टर्मिनोलॉजी है। एक्चुअली जो उनकी टर्मिनोलॉजी होती है वो एडम होती है, जिसे हम कहते हैं एंड्रोजन डेफिशिएंसी ऑफ एजिंग मेल। उनकी थोड़े थोड़े कम होते हैं, लेकिन पॉज कोई नहीं होता कि हमेशा पूरे जिस्म से कोई अंडे ख़त्म हो गए या उन्होंने स्पर्म बनाना बंद कर दिया। उनकी फैक्ट्री चालू रहती है। सो इफ़ दे आर मेटाबॉलिकली हेल्दी तो वो 70-80 में भी जाके बच्चा पैदा कर सकते हैं, शर्त ये है कि मेटाबॉलिकली हेल्दी हो। अब कुछ परसेंटेज ऐसी होती है 17-18%, बल्कि अब बिकॉज ऑफ द केमिकल टॉक्सिन, जिस औरतों को PCOS हो रहा है, उनका ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होता जा रहा है, तो उनको भी जो है एक शरह बढ़ती जा रही है जहाँ पे लो टेस्टोस्टेरॉन, जिसे लो T कहते हैं। तो आदमी जो है TRT, टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरफ जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि एक मिडिल एज बंदे को अपने टेस्टोस्टेरॉन लेवल चेक करा लेने चाहिए। और एक ज़्यादा लॉन्जिविटी, एज ए लॉन्जिविटी एक्सपर्ट्स एंड डॉक्टर्स जो हम ट्रीट करते हैं, ट्रेन करते हैं, मैं आदमियों को नहीं करती केटर, लेकिन जो उनको फिर भी यहाँ पे आपके थ्रू बताती जाऊँ कि एक होता है आपका जो
आम डॉक्टर ट्रेडिशनल डॉक्टर होता है वो देखता है जी आपका फेरेटिन 30 आ रहा है या 35 आ रहा है तो इट्स नॉर्मल। जो रेंज लैब्स की ले रहे होते हैं वो ले रहे होते हैं वो वाली। लेकिन हम एज एन एक्सपर्ट एंड लॉन्जिविटी एक्सपर्ट हम क्या कर रहे होते हैं कि एज ए BHRT स्पेशलिस्ट हमें फेरेटिन चाहिए 70-80 ताकि वो अच्छी स्लीप ले सकें और उनको वो जो ऑप्टिमम हमें अफेक्ट चाहिए होता है। B12 इस तरह से कुछ लोग आपका तो लैब नॉर्मल आपका 300-400 है, यू डोंट नीड B12। नो, वी डू नीड B12 फॉर द एडिक्वेट मेथिलेशन ऑफ हार्मोन्स और उनकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें 700-800-900 B12 चाहिए। इसी तरह टेस्टोस्टेरोन आदमियों का अगर लो नॉर्मल या नॉर्मल रेंज में आ जाता है नीचे की तरफ तो डॉक्टर कह देते हैं आपको टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है। नहीं, एक आम आदमी का जो एक हेल्दी आदमी है उसका आप टेस्टोस्टेरोन 700-800 तक रखें तो फिर हम कहेंगे कि इसका टेस्टोस्टेरोन उसको वो फ़ायदे दे रहा है, हार्ट डिजीज़ से बचा रहा है, मसल मास बना रहा है और सारी चीज़ें, उसकी बोन मास बना रहा है, उसकी फटीक को ख़त्म कर रहा है, उसको इनिशिएशन दे रहा है। और जो कुव्वत इरादी होती है आदमियों की, मर्द होता है क्योंकि वो एक क्लैरिटी के साथ सोच सकता है जब उसका, वरना वो औरतों की तरह मूड स्विंग्स आने शुरू हो जाते हैं उनके अंदर। उनको भी जो है वो कहते नहीं है ज़नाना मर्द से बच के रहो, ये बड़ा आजकल सोशल मीडिया पे चलता है, तो उनको भी अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करा लेने चाहिए। और अगर लो नॉर्मल में है तो ब्रिंग इट अप टू द एडिक्वेट लेवल। जो लेवल ऑफ लैब्स होते हैं वो हमने एडिक्वेट देखने होते हैं, ऑप्टिमम देखने होते हैं, लो नॉर्मल नहीं। लो नॉर्मल का मतलब होता है कि थोड़ी सी गैस डाली और आप गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन आपने जो है वो गाड़ी को फुल ईंधन पे रखना है ताकि आपका जब दिल करे उस तरह से गाड़ी चलाएं, या स्पीड से चलाएं, कम चलाएं, बट एटलीस्ट इट शुड बी एट द ऑप्टिमम गैस ना। अच्छा, ये पाकिस्तान में अभी ब्रेन ड्रेन की बड़ी बात है, सारे यहाँ से बाहर जा रहे हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो आई थिंक एवरी थर्ड डॉक्टर इज ट्राइंग टू गो टू मे बी US, UK और कनाडा। तो आप ने US में रहते हुए फिर एक स्पेशलिटी करके, तो मतलब व्हाट मेड यू कम बैक टू पाकिस्तान विद दिस स्पेशलिटी? क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है। अगर मैं भी, और फिर ज़िंदगी में आपके एक ऐसा टाइम आता है जब फिर वो लोग कहते हैं जी अब तो डॉलर कमा लिए तो वापस आ रहे हैं। दैट माइट बी ट्रू, क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी में खुद सुख और कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, जब आप सेट हो जाते हैं तो फिर आपको दिल करता है कि अब यू नीड टू गिव बैक। अब आपके अपने पास पैसे नहीं थे, आपने चैरिटी क्या करनी है मुझे बताएं ना। आपका अपना ग्लास भरा नहीं हुआ तो आपने किसी को क्या पानी देना है ना, क्या किसी की प्यास बुझानी है। तो ये एक मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। उसके साथ आपका पैशन होता है। और मेरी अम्मी को अल्लाह मियां जन्नत नसीब करे, वो एक एजुकेशनिस्ट थी, टीचर थी। तो जब उनकी डेथ हुई तो आई डिड फील द गैप कि मैं आई वाज़न्ट देयर विद हर, और मुझे इतना नॉलेज इस तरह का नहीं था। एंड आई सॉ विद माई ओन आइज़ कि वो किस तकलीफ़ में से गुजरी हैं एज अ पेशेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो जब मैं, और बहुत ज़्यादा औरतें जब मैंने आना जाना शुरू किया इधर, सो आई एम अ लाइफ कोच एज वेल, तो मैं लाइफ कोचिंग ज़्यादा करती थी तब, मैरिटल काउंसलिंग एंड ऑल दैट। तो मुझे समझ आई कि इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द हार्मोनल थेरेपी, लेकिन वो यहाँ बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। और फिर जब लोगों ने दवाएं देना शुरू की और जब मैं उस ट्रीटमेंट को लेकर आई और देखा कि किस तरह से वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीपल्स लाइफ, और जो सही जो डॉक्टर का मतलब होता है हीलर, तबीब बनना उसको कहते हैं, कि जब आपको दुआएं मिलती हैं तो वो भी एक नशा बन जाता है आपका। आप उस नशे के बगैर नहीं रह सकते। जब 10 लोग आपकी मोहब्बत से, देखें एक होता है मैं आपको पैसा दूं, आप पावर है ना, पैसा इज़ पावर, आप मेरे लिए कुछ करेंगे क्योंकि मैंने आपको पैसा दे दिया, आपको अपनी पावर डिस्प्ले कर दिया। लेकिन जब आप सिर्फ किसी का कोई भला करके, किसी की कोई खिदमत करके आपको दुआएं मिल रही हैं, और कभी कभी फ्री में कर दें आप, और वो आपको कहें जी आपने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी, उससे बढ़ के जो अच्छी नींद आती है वो हार्मोन से भी नहीं आती। ट्रू, बिल्कुल ठीक। चलें जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, एंड आपने इतनी सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक फॉर यू। हैविंग मी ओवर, थैंक्स सो मच।